तुम बस एक घर जमाई बनकर शांति से रहना चाहते थे, अपनी होने वाली एम्प्रेस के करीब रहकर अपनी जिंदगी बिताना चाहते थे। लेकिन तुम्हारी पत्नी की पर्सनल मेड तुम्हें नशीली दवा देकर बेहोश कर देती है। वो तुम्हें तुम्हारी साली के बिस्तर से बांध देती है ताकि तुम पर इल्जाम लग सके, और इसी चक्कर में तुम्हारी कल्टीवेशन पूरी तरह तबाह हो जाती है। तुम्हें डंजन में फेंक दिया जाता है और तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा नाम मिट्टी में मिल चुका है और अब तुम्हें परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन जब तुम्हारी पत्नी को सच्चाई पता चलती है तो वो तुमसे नफरत नहीं करती। इसके बजाय वो तुम्हारी ढाल बनकर मजबूती से खड़ी हो जाती है और तुम्हारी बदकिस्मती खुशकिस्मती में बदल जाती है। तुम एक मिराक्युलस हैमर को जागृत करते हो जिसका एक हल्का सा वार तुम्हें हेवन टियर टेक्निक्स दिला देता है। तुम टॉप ग्रेड स्पिरिट पिल्स को टॉफियों की तरह खाते हो, लेकिन फिलहाल तुम्हारी कल्टीवेशन तबाह हो चुकी है। तुम्हारा दिमाग सुन पड़ रहा है और पूरी तरह बेहोश होने से ठीक पहले कुछ बदलता है। तुम्हारे सीने पर लटका वो मामूली सा वुडन हैमर पेंडेंट अचानक चमकने लगता है। वो खुद ब खुद उड़कर सीधे तुम्हारे पेट में समा जाता है और तुम्हारे टूटे हुए कोर के अंदर अपनी जगह बना लेता है। दर्द इतना भयानक है कि तुम्हारी चीख निकल जाती है, लेकिन तभी तुम्हारे शरीर के अंदर एक बेमिसाल ताकत का धमाका होता है। पलक झपकते ही तुम्हारे सामने मौजूद वो डंजन पूरी तरह गायब हो जाता है। उसकी जगह एक अजीब सा रेल्म आ जाता है जो धुंध और रोशनी से घिरा है। उसके बीचों बीच रोशनी से चमकता एक विशाल क्रिस्टल टावर तैर रहा है। उसी पल एक आवाज गूंजती है जो खुद को डिवाइन हैमर की हैमर स्पिरिट बताती है। वो तुम्हें कुछ ऐसा बताती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। वो मामूली सा वुडन हैमर पेंडेंट कभी साधारण था ही नहीं। वो असल में डिवाइन हैमर है जो अब तुम्हारे शरीर में समा चुका है। वो तुम्हारा सोल कंपेनियन बन गया है और तुम अब इसके 9वें मास्टर हो। पहले तो तुम्हें इस पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। आखिर सोल हेवन कॉन्टिनेंट पर एक सोल कल्टीवेटर तभी बनता है जब वो अपना सोल कंपेनियन बना ले। तुमने तो अभी आधा ही बनाया था जब मार्कस युन ने एक ही बार में तुम्हारा कोर तबाह कर दिया था। वो अधूरा रूप भी बिखर गया था। मगर अब हैमर स्पिरिट कहती है कि तुम्हारा सोल कंपेनियन सिर्फ वापस ही नहीं आया, बल्कि उसे डिवाइन हैमर ने पूरी तरह रिप्लेस कर दिया है। जब तुम अपनी इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ते हो तो तुम दंग रह जाते हो। तुम्हारा शरीर जिसे खंडार होना चाहिए था अब बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी मेरिडियंस, मांस और कोर सब कुछ नए सिरे से बना दिया गया है। चोट का एक निशान तक नहीं बचा और तुम्हारे पेट के अंदर अब एक छोटा सा वुडन हैमर मंद रोशनी में चमक रहा है। अब जाकर तुम्हें यकीन होता है, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी है। हैमर स्पिरिट बताती है कि ये क्रिस्टल टावर असल में सेक्रेट टावर है, डिवाइन हैमर के असली बनाने वाले का छोड़ा हुआ एक खजाना। इस टावर के 5 लेवल्स हैं और तुम जितना ऊपर जाओगे खजाना उतना ही कीमती होगा। नए मास्टर के तौर पर तुम्हें पहले लेवल में जाने का एक मौका मिलता है। इससे पहले कि तुम कुछ पूछ पाओ, पहले लेवल का दरवाजा एक चक्रवात में बदल जाता है और एक जबरदस्त ताकत तुम्हें अंदर खींच लेती है। जब तुम्हारी दुनिया घूमना बंद करती है तो तुम एक सुनहरे शानदार हॉल में होते हो। चारों तरफ देखने पर पूरा हॉल क्रिस्टल एग से भरा पड़ा है। हैमर स्पिरिट की आवाज गूंजती है। पहले लेवल का नियम बहुत सीधा है। इसे टाइम एग स्मैशिंग कहते हैं। तुम्हारे पास डिवाइन हैमर से किसी भी क्रिस्टल एग को फोड़ने के लिए 3 मिनट हैं। आधे अंडों में खजाना है और आधे खाली हैं। खजाना मिलने पर लक पॉइंट्स मिलेंगे और खाली अंडा निकलने पर लक पॉइंट्स कट जाएंगे। अगर अंत में तुम्हारे लक पॉइंट्स पॉजिटिव रहे तो तुम अपना जीता हुआ खजाना रख सकते हो। लेकिन अगर पॉइंट्स नेगेटिव रहे तो वो खजाना सिर्फ कर्ज उतारने के काम आएगा। तुम अभी नियमों को समझ ही रहे थे कि हैमर स्पिरिट की अगली बात सुनकर तुम्हारा चेहरा उतर जाता है। पिछले मास्टर की किस्मत इतनी खराब थी कि वो जाते जाते लक पॉइंट्स का कर्ज छोड़ गया। नियमों के हिसाब से वो पूरा कर्ज अब तुम्हारे सिर है। तुम्हारे स्टार्टिंग लक पॉइंट्स -290 हैं। तुम्हारा मन करता है कि पिछले मास्टर को बाहर निकालकर उसकी धुनाई कर दो, लेकिन गाली देने का वक्त नहीं है। तुम्हारे सिर के ऊपर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तुम खुद को संभालते हो, डिवाइन हैमर उठाते हो और पास के क्रिस्टल एग पर दे मारते हो। पहला ही वार खाली जाता है। 10 और लक पॉइंट्स खत्म। अब तुम -300 पर हो। तुम्हारा मुंह चिढ़ जाता है, पर दुखी होने का समय नहीं है। तुम वार करते रहते हो। दूसरा अंडा फूटता है और उसमें से एक बैंगनी रोशनी निकलती है। ये ग्रेट 6 स्पिरिट पिल्स की एक बोतल है, पर्पल सोल पिल।
तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्लाउड ड्राइवर सिटी जैसी जगह में ग्रेड 6 स्पिरिट पिल्स तो दूर की बात है, सबसे घटिया दर्जे की स्पिरिट पिल मिलना भी बहुत बड़ी बात है। और फिर भी ये खजाना जिसे पाने के लिए लोग पागल हो जाएं, पल भर के लिए तुम्हारे सामने आता है और हैमर स्पिरिट 20 लक पॉइंट्स काटकर उसे गायब कर देती है। गोलियां हाथ से निकल गईं। तुम्हारा दिल खून के आंसू रो रहा है, लेकिन संभलने से पहले ही तुम्हारा तीसरा वार एक सुनहरी चमक बिखेरता है। रोशनी से जगमगाता एक स्क्रोल सामने आता है। हैमर स्पिरिट सिर्फ 4 शब्द कहती है, हेवन टीयर टेक्निक, द हेवनली थंडर आर्ट। इस बार तो तुम्हारी सांसें ही थम जाती हैं। अगर ग्रेड 6 स्पिरिट पिल्स कीमती थीं, तो ये तो हेवन टीयर टेक्निक पूरे अज्योर एम्पायर में तहलका मचा सकती है। जहां एक स्पिरिट टीयर टेक्निक किसी खानदान की सबसे बड़ी अमानत होती है, वहां ये तो हेवन टीयर है। लेकिन एक बार फिर तुम बस बेबसी से उसे रोशनी में बदलते देखते हो, जिससे तुम्हारे 200 लक पॉइंट्स का कर्ज उतर जाता है। अब तुम्हें समझ आता है कि ये पहला लेवल खजाना देने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों का कर्ज उतारते वक्त तुम्हें ललचाने के लिए बनाया गया है। लेकिन जितना बुरा होता है तुम उतनी ही जोर से हैमर चलाते हो, क्योंकि तुम्हें एहसास हो चुका है कि अगर पॉइंट्स पॉजिटिव हो गए तो ये सब तुम्हारा हो सकता है। बाकी समय तुम पागलों की तरह हैमर चलाते हो। खाली अंडा, खाली अंडा, खाली अंडा, और उनके बीच ग्रेड 6 पिल्स, ग्रेड डी सोल वेपन्स और नायाब खजाने। हर चीज तुम्हें पहले खुशी देती है, फिर जख्म। जब भी खाली अंडा निकलता है, तुम पिछले मास्टर की पूरी नस्ल को कोसना चाहते हो। खासकर तब जब ब्लू सोल शॉर्ट सोर्ड निकलती है, जो एक ग्रेड डी सोल वेपन है, तुम्हें फिर से एक झटका लगता है। पूरे अज्योर एम्पायर में शायद ही ऐसे कुछ सोल वेपन्स होंगे, और फिर भी ये सिर्फ 60 लक पॉइंट्स ही चुका पाती है। वक्त तेजी से भाग रहा है। तुम्हारा दिल बैठता जा रहा है। जब 10 सेकंड्स बचते हैं, तुम्हारे लक पॉइंट्स अभी भी -60 हैं। 5 सेकंड्स रहने पर तुम उम्मीद छोड़ चुके होते हो। आखिरी वार करते हुए तुम अपने सामने वाले अंडे पर हैमर दे मारते हो। ठीक उसी पल पूरा हॉल सुनहरी रोशनी से नहा जाता है। बिजली की कड़क जैसा एक गोला, जो पिछले हर खजाने से कहीं ज्यादा चमकदार है, धीरे धीरे अंडे से बाहर आता है। पहली बार हैमर स्पिरिट की आवाज बहुत गंभीर हो जाती है। तुमने थंडर गॉड्स एसेंस हासिल कर लिया है। तुम सुन रह जाते हो। तुमने इसके बारे में सिर्फ पुरानी किताबों में पढ़ा था। ये एक सोल पावर एसेंस है, वो भी थंडर एट्रीब्यूट वाला। ये इतना कीमती है कि इसके सामने हेवन टीयर टेक्निक का नाम लेना भी बेमानी है। तभी काउंटडाउन 0 हो जाता है। हैमर स्पिरिट तुम्हें 2 विकल्प देती है, या तो थंडर गॉड्स एसेंस से अपना कर्ज चुकाओ और पॉइंट्स पॉजिटिव कर लो, या फिर इसे अपने साथ ले जाओ और लक पॉइंट्स को -60 पर ही रहने दो। यहां सोचने की जरूरत ही नहीं थी। तुम चिल्लाकर जवाब देते हो, मुझे ये चाहिए। इसी के साथ ट्रायल खत्म होता है। -60 लक पॉइंट्स के साथ तुम्हें वापस डिवाइन हैमर स्पेस में भेज दिया जाता है। लेकिन इस बार नुकसान के बजाय तुम्हारी बड़ी जीत हुई है। हैमर स्पिरिट बताती है कि थंडर गॉड्स की एसेंस को हैमर ने सोख लिया है, और अब वो तुम्हारे शरीर को नया रूप दे रहा है। तुम फौरन अपने अंदर झांकते हो। वाकई वो छोटा वुडन हैमर बिजली की लहरें छोड़ रहा है, जो तुम्हारे रोम रोम में फैल रही हैं। हैमर स्पिरिट इस नए शरीर का नाम बताती है, थंडर गॉड फिजिक, जिसके 5 स्टेजेस हैं। अगर इसे पूरा कर लिया जाए तो ये आसमान से असीमित बिजली गिरा सकता है। ये सुनकर सेक्रेट टावर को देखने का तुम्हारा नजरिया बदल जाता है। तुम्हें लगा था कि ये सिर्फ एक जैकपॉट है जिसने तुम्हारी जान बचाई, पर अब समझ आता है कि ये खजाने का कभी ना खत्म होने वाला पहाड़ है। तुम फौरन पूछते हो कि तुम दोबारा सीक्रेट टावर में कब जा सकते हो। हैमर स्पिरिट सादगी से जवाब देती है, जैसे ही तुम डिवाइन हैमर टेक्निक में महारत हासिल कर लोगे, तुम्हें एक और मौका मिलेगा, लेकिन उसके पीछे एक मुसीबत भी है। डिवाइन हैमर टेक्निक को तभी सही से सीखा जा सकता है जब तुम एम्परर सोल रेल्म तक पहुंच जाओ। एम्परर सोल रेल्म वो मुकाम है जो किसी को पूरे अजोर एम्पायर में सबसे ताकतवर बना देता है। अभी तो एम्परर सोल रेल्म दूर की बात है, तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम इस डंजन से जिंदा बाहर निकलोगे या नहीं। लेकिन थंडर गॉड फिजिक के साथ पहली बार वो मंजिल नामुमकिन नहीं लगती। इससे पहले कि तुम और सपने देखो, हैमर स्पिरिट अचानक चेतावनी देती है कि कोई आ रहा है। तुम्हें हैमर स्पेस से बाहर भेज दिया जाता है। अगले ही पल नजारा बदलता है और तुम वापस उस सीलन भरे अंधेरे डंजन में पड़े हो। तभी कदमों की आहट सुनाई देती है। ये वायलेट है। उसे देखते ही तुम्हारी आंखों में ठंडक उतर आती है, क्योंकि अगर उसने तुम्हें नशीली दवा देकर जाल में न फंसाया होता तो तुम्हारी ये हालत कभी ना होती।
फिर भी उसके चेहरे पर पछतावे का नामो निशान नहीं है। वो सेल के बाहर खड़ी मुस्कुराती है और मजाक उड़ाते हुए कहती है, काई, मैं तुम्हें देखने आई हूं। तुम कुछ नहीं कहते, बस उसे ठंडी नजरों से घूरते हो। ये देखकर वायलेट की मुस्कान और गहरी हो जाती है, जैसे वो तुम्हारी बर्बादी का मजा लेने आई हो। वो ताना मारती है, शुक्र है तुम अब उतने बेवकूफ नहीं रहे। लेकिन तुम्हें जल्दी ही एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। एक मेड जिसने ऐसा कांड किया हो वो डंजन में टहलने नहीं आएगी, वो तो भाग जाएगी। यहाँ कुछ बहुत गलत है। और वही होता है। अगले ही पल वो चाबी निकालती है और सेल का दरवाजा खोल देती है। तब तुम्हारा ध्यान जाता है कि डंजन का गार्ड गलियारे में बेहोश पड़ा है। उसके मुंह से झाग निकल रहा है। उसे जहर दिया गया है। अंदर आते ही वायलेट बातों में वक्त जाया नहीं करती। वो साफ कह देती है कि वो यहां तुम्हें मौत की नींद सुलाने आई है। एक खंजर चमकता है और सीधा तुम्हारे सीने की तरफ आता है। किस्मत से भले ही तुम्हारी पूरी ताकत वापस ना आई हो, पर डिवाइन हैमर ने तुम्हारे जख्म भर दिए हैं। तुम्हारे रिफ्लेक्सेस अभी भी काम कर रहे हैं। तुम वक्त रहते एक तरफ लुढ़ककर वार बचा लेते हो। तुम फौरन उसकी कलाई पकड़ लेते हो और खंजर छीनने की कोशिश करते हो। लेकिन टकराते ही तुम्हें समझ आता है कि कुछ गड़बड़ है। वायलेट कोई मामूली मेड नहीं है, वो एक सोल कल्टिवेटर है। अभी दवा का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और तुमने ताकत कम है। उसकी सोल पावर का दबाव तुम्हारी कलाई छुड़ा देता है। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ जाता है और वो फिर से खंजर चलाती है, तुम्हें वहीं खत्म करने पर तुली हुई है। अगर तुम पुराने वाले इंसान होते तो ये लड़ाई हार चुके होते, लेकिन अब तुम वो नहीं रहे जिसका कोर तबाह हुआ था। जब तुम दूसरी बार उसकी कलाई पकड़ते हो तो तुम एक फैसला करते हो। तुम अपने अंदर बन रहे थंडर गॉड्स एसेंस को जबरदस्ती बाहर बुलाते हो। तुम्हारी हथेली से सुनहरी बिजली का एक धमाका होता है। वो उसकी बाह से होते हुए उसके पूरे शरीर में फैल जाती है। वायलेट की चीख की आवाज ही बदल जाती है। वो बिजली आधे मिनट तक उसके अंदर तांडव मचाती रहती है। जब खंजर जमीन पर गिरता है तब तक उसका शरीर बेजान हो चुका होता है। अब उसकी आंखों में सिर्फ दहशत है जो तुम पर टिकी है। ऐसा लगता है जैसे बेहोश होते हुए भी वो ये समझ नहीं पा रही कि जिस इंसान को टूट जाना चाहिए था उसके पास इतनी भयानक ताकत कहां से आई। लेकिन तुम भी पूरी तरह ठीक नहीं हो। ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में ताकत का इस्तेमाल करने से शरीर पर बुरा असर पड़ा है। जैसे ही वायलेट गिरती है तुम खून की उल्टी करते हो और खुद भी जमीन पर ढेर हो जाते हो। शुक्र है कि ये जानलेवा नहीं है, बस इसने थंडर गॉड फिजिक के बनने की रफ्तार धीमी कर दी है। लेकिन तुम्हें कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि अगर तुम वार नहीं करते तो तुम मारे जाते। और वायलेट को तुम्हें चुप करने के लिए किसने भेजा था? तुम्हें अंदाजा है कि इसके पीछे कौन है? मुमकिन है कि मार्कस यून और उसकी बहन स्कारलेट यून। ये सोचते ही तुम्हारी आंखों में कत्ल का इरादा उमड़ पड़ता है। तभी गलियारे से फिर कदमों की आहट आती है। तुम्हारा सीना तन जाता है। तुम ऊपर देखते हो और वो सलीम युन है। उसे देखते ही तुम्हारी तनी हुई नसें थोड़ी ढीली पड़ती हैं। वो अब भी सफेद कपड़ों में है। उसकी आंखें शांत और ठंडी हैं। इस अंधेरे डंजन में वो चांदनी की तरह लग रही है। वो पहले तुम्हें देखती है, फिर दीवार के सहारे बेहोश पड़ी वायलेट और पास गिरे खंजर पर उसकी नजर जाती है। वो पूछती है, यहां क्या हुआ? तुम शांति से जवाब देते हो, ये मुझे मारने आई थी। सेलीन कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है, फिर सिर्फ 2 शब्द कहती है, आई एम सॉरी। तुम सिर हिलाकर कहते हो कि ये उसकी गलती नहीं है, पर वो कोई सफाई नहीं देती। वो किसी का बचाव भी नहीं करती। वो बस पूछती है कि क्या तुम खड़े हो सकते हो। तुम बेबसी से उसे देखते हो और वो फौरन समझ जाती है। अगले ही पल वो झुककर तुम्हें अपनी पीठ पर उठा लेती है। तुम भी हैरान रह जाते हो। वो बस रूखेपन से कहती है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें लेकर कदम दर कदम डंजन से बाहर निकलने लगती है। उसकी पीठ के सहारे टिके हुए तुम उसके बालों की हल्की खुशबू महसूस करते हो, और उस ठंडे बर्ताव के पीछे एक अटूट सुरक्षा का एहसास होता है। तुम्हारे दिल में कुछ हलचल होती है, एक ऐसा सुकून जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तुम्हें लगा था कि इस बदनामी के बाद यून परिवार तुम्हें पूरी तरह छोड़ देगा, लेकिन तुम्हारी ढाल बनकर वो पत्नी सामने आई जिससे तुमने हमेशा एक दूरी बनाए रखी थी। लेकिन जब वो तुम्हें डंजन से बाहर लेकर आती है तो दुनिया की नफरत तुम्हारा सामना करती है। बाहर भीड़ जमा है और हर एक की नजर तुम पर टिकी है। लोगों की नफरत और गुस्सा साफ छलक रहा है। कोई तुम्हें जानवर से भी बदतर कह रहा है, तो कोई कह रहा है कि तुम्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कोई सलीन को उकसा रहा है कि वो तुम जैसे ट्रैश को यहीं छोड़ दे और आगे बढ़ जाए।
हर गाली पहले से ज्यादा कड़वी है, जैसे वे तुम्हें अपने थूक में डुबो देना चाहते हों। तुम्हारा चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है, लेकिन सेलीन बस शांति से कहती है, इन्हें इग्नोर करो। उसकी ये एक बात ही काफी है, क्योंकि तुम जानते हो कि उसे तुम पर यकीन है। वो तुम्हें गोद में उठाकर तुम्हारे चेम्बर तक ले जाती है, बिस्तर पर लिटाती है और एक स्पिरिट एलिक्सिर की बॉटल वहीं छोड़ देती है। वो बताती है कि तुम्हारी रिहाई का हुक्म युन पेट्रियार्क ने दिया था और वो बस उनके आदेश का पालन कर रही है। ये एलिक्सिर भी खुद पेट्रियार्क ने ही भेजा है ताकि तुम्हारे जख्म भर सकें। इतना कहकर वो मुड़ती है और चली जाती है। फालतू की कोई बात नहीं, तुम दोनों के बीच हमेशा से ऐसा ही रिश्ता रहा है। सेलीन के साथ तुम्हारी शादी बड़ों ने तय की थी। तुम्हारे दादाजी ने तुम दोनों को साथ पाला था, बस तुम दोनों को, लेकिन किसी अनजाने कारण से उन्हें तुम्हें युन पैट्रियार्क के हवाले करना पड़ा और तुम्हारी शादी युन फैमिली में तय कर दी गई। सेलीन ने भी अपने दादाजी के कहने पर ही शादी की थी। तुम दोनों के बीच कभी प्यार नहीं था, लेकिन नफरत भी नहीं थी, बस एक ठंडा सा फासला और औपचारिकता थी। फिर भी इस बार जब सब तुम पर शक कर रहे थे, तो वही तुम्हें उस डंजन से अपने हाथों में उठाकर बाहर लाई। मेज पर रखी उस एलिक्सर को देखकर तुम्हारे दिल में एक अजीब सी हलचल होती है। हालांकि तुम जानते हो कि एक शैटर्ड कोर के लिए ये पोशन कुछ खास नहीं कर पाएगा, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। डिवाइन हैमर ने तुम्हारे कोर को पहले ही ठीक कर दिया है। असल बात ये बोतल नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर मौजूद थंडर गॉड्स एसेंस है, जिसे पूरी तरह अब्जॉर्ब करना अभी बाकी है। अगले 3 दिनों तक तुम बाहर की अफवाहों को नज़रअंदाज करते हो और सारा ध्यान उस एसेंस को सोखने में लगा देते हो। 3 दिन पलक झपकते ही बीत जाते हैं। जैसे ही सुबह की धूप तुम्हारे चेंबर में आती है, तुम अपनी आंखें खोलते हो और देखते हो कि तुम्हारी हथेली पर बिजली कड़क रही है। थंडर गॉड फिजिक का नया रूप अब पूरी तरह तैयार है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि इस बदलाव और एसेंस की वजह से तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल बहुत बढ़ गया है। तुम सोल रेल्म की ग्रेट परफेक्शन से सीधे उसके पीक पर पहुंच गए हो। ऐसी छलांग शायद ही किसी ने सुनी हो। इस वक्त तुम अपने शरीर में असीम शक्ति को महसूस कर सकते हो। वो छोटा सा वुडन हैमर तुम्हारे कोर में शांति से पड़ा है, जिस पर बिजली की लपटें लिपटी हुई हैं। ये दिखने में मामूली है, लेकिन इसके अंदर किस्मत बदल देने वाला खजाना छिपा है। तुम्हें फिर से अपने दादाजी की याद आती है। जाने से पहले उन्होंने आखिरी चीज यही पेंडेंट तुम्हें दिया था। कभी तुम्हें लगा था कि यह बस एक यादगारी है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि इसकी असली कीमत क्या है। दादाजी तुम्हारे लिए क्या छोड़ गए हैं ये तुम अभी पूरी तरह नहीं जानते, पर एक बात तय है, इस पल से तुम्हारी किस्मत पूरी तरह पलट चुकी है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ये यून लियो है। वो ग्रैंड एल्डर यून का संदेश लेकर आया है कि तुम्हारी चोट को देखते हुए तुम्हें आज के क्लान टूर्नामेंट में आने की जरूरत नहीं है। ग्रैंड एल्डर तुम्हारी तरफ से नाम वापस ले लेंगे। तुम एक पल के लिए ठिठक जाते हो, फिर अचानक याद आता है कि आज यून फैमिली का क्लैन टूर्नामेंट है। यही टूर्नामेंट तय करेगा कि कौन अपर सेक्ट सिलेक्शन के लिए क्वालिफाई करेगा। क्लाउड ड्राइवर सिटी में ये सिलेक्शन हर 3 साल में एक बार होता है और ये हजारों युवा कल्टीवेटर्स के लिए अपनी किस्मत बदलने का सुनहरा मौका है। इसे पास करने का मतलब है एज़्योर एम्पायर के किसी ताकतवर सेक्ट में जगह बनाना, जहां बेशुमार रिसोर्सेज और एक सुनहरा भविष्य इंतजार कर रहा है। क्लाउड ड्राइवर सिटी के कल्टीवेशन क्लैन होने के नाते यून फैमिली के पास कुछ पक्की स्लॉट्स हैं। इसलिए इस टूर्नामेंट की अहमियत बहुत ज्यादा है और तुमने आधे महीने पहले ही इसके लिए साइन अप कर लिया था। पिछले कुछ दिनों की उथल पुथल में तुम ये सब भूल ही गए थे। जैसे ही तुम्हें याद आता है, तुम बिना देर किए दरवाजे से बाहर भागते हो। तुम ट्रेनिंग ग्राउंड्स का रास्ता पूछते हो और बिना रुके वहां की तरफ दौड़ लगा देते हो। युन लियो वहीं खड़ा रह जाता है। तुम्हें इतनी तेज रफ्तार से भागते देख वो दंग है। उसे लगा था कि तुम्हारा कल्टीवेशन खत्म हो चुका है, लेकिन ये रफ्तार किसी टूटे हुए इंसान की तो बिल्कुल नहीं है। उधर यून फैमिली के ट्रेनिंग ग्राउंड्स में टूर्नामेंट जोरों पर है। स्टेज पर लाल कपड़ों में स्कारलेट यन अपने विरोधी को एक ही वार में अरीना से बाहर फेंक देती है। चारों तरफ तालियों की गूंज सुनाई देती है। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है कि वो वाकई यून फैमिली की 2 सबसे होनहार बेटियों में से एक है और उसका अपर सेक्ट स्लॉट पक्का है। ये सुनकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। फिर उसकी नज़र अरीना के पास एक पेड़ के नीचे खड़ी सेलीन पर पड़ती है और वो उसे चुनौती भरी नज़रों से देखती है, लेकिन सेलीन के चेहरे पर कोई भाव नहीं है, जैसे स्कारलेट उसके लिए मायने ही नहीं रखती। ये देख स्कारलेट मन ही मन चिढ़ जाती है।
पर जब उसे याद आता है कि कैसे कुछ दिन पहले तुम्हारी बेइज्जती हुई थी और तुम्हारा कोर तबाह हो गया था, तो उसकी चिड़चिड़ाहट कम हो जाती है। तभी टूर्नामेंट का ऑफिशियल अपनी रजिस्ट्री खोलता है और अगले मुकाबले का ऐलान करता है, यून ताओ वर्सेस काई। जैसे ही तुम्हारा नाम गूंजता है, पूरे अरीना में सन्नाटा छा जाता है। फिर लोगों के ताने शुरू हो जाते हैं। सबकी नजरों में अब तुम्हारी यहां कोई जगह नहीं है। कोई कहता है कि तुम बर्बाद हो चुके हो और यहां आने की हिम्मत नहीं करोगे, तो कोई गुस्से में तुम्हें गाली देता है। यान ताओ स्टेज पर अपनी पोजीशन ले चुका है। वो इंतजार करता है, पर तुम्हारा कहीं पता नहीं। तुम्हारा नाम एक बार पुकारा जाता है, कोई जवाब नहीं। दूसरी बार फिर भी सन्नाटा। भीड़ में फुसफुसाहट बढ़ने लगती है। तभी ऊंचे मंच पर बैठे ग्रैंड एल्डर युन अपना गला साफ करते हैं। वो तुम्हारी तरफ से बोलते हैं कि तुम घर पर अपनी चोटों से उभर रहे हो और इस मैच से अपना नाम वापस लेते हो। ये सुनकर सबके चेहरे पर हमें तो पता ही था वाले भाव आ जाते हैं। ऑफिशियल जैसे ही युनताओ को विजेता घोषित करने वाला होता है, तभी मैदान के बाहर से एक आवाज गूंजती है, रुको। सब एक साथ मुड़कर देखते हैं। अगले ही पल एक साया पत्थर के रास्ते से दौड़ता हुआ आता है। उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि पलक झपकते ही वो सबके सामने खड़ा हो जाता है। ये तुम हो। तुम्हें देखते ही अरीना में तानों का शोर और बढ़ जाता है। मंच पर बैठे ग्रैंड एल्डर यून के माथे पर बल पड़ जाते हैं। मार्कस और स्कारलेट दोनों हैरान हैं। यहां तक कि पेड़ के नीचे खड़ी सलीम की आंखों में भी हैरानी की एक झलक दिखाई देती है। मैदान में कोई जोर से चिल्लाता है, ये कचरा यहां आने की हिम्मत कैसे कर सकता है? इतनी घटिया हरकत करने के बाद भी ये सबके सामने आने की हिम्मत कर रहा है। शर्म बेच खाई है क्या? निकलो यहां से, ट्रैश। गालियों की बौछार होने लगती है, पर तुम जैसे कुछ सुन ही नहीं रहे। तुम तेजी से स्टेज पर चढ़ते हो और ऑफिशियल के सामने हाथ जोड़ते हो। माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। ऑफिशियल ऊपर बैठे यून फैमिली के बड़ों की तरफ देखता है। ग्रैंड एल्डर यून का चेहरा गुस्से से लाल है, पर जैसे ही वो कुछ बोलने वाले होते हैं, उनके बगल में बैठे पेट्रियार्क हाथ से इशारा करते हैं और शांति से कहते हैं, चूंकि ये आ गया है तो मुकाबला शुरू होने दो। पैट्रियार्क की बात सुनकर ग्रैंड एल्डर को चुप होना पड़ता है। तुम्हारे सामने खड़ा यून ताओ पहले से ही तुमसे नफरत करता था और अब उसका चेहरा गुस्से से जम चुका है। वो हमेशा से स्कारलेट का दीवाना रहा है और अब उसे मौका मिला है कि वो स्कारलेट के लिए तुम्हें सबक सिखा सके। अगले ही पल उसके मुक्कों के पास सफेद सोल पावर चमकने लगती है और वो तुम्हारी तरफ झपटता है। वो तुम्हें ट्रैश कहता हुआ कसम खाता है कि वो तुम्हें स्कारलेट के अपमान का बदला चखाएगा। भीड़ भी उसे उकसाने लगती है। मारो इसे युनताओ, इस कचरे को खत्म कर दो। इसकी हिम्मत कैसे हुई लेडी स्कारलेट को हाथ लगाने की? लेकिन अभी शोर शुरू ही हुआ था कि अचानक सब शांत हो गए। युनताओ का मुक्का तुम तक पहुंचता उससे पहले ही तुम बस अपना हाथ उठाते हो। एक हल्की सी आवाज होती है और युन ताओ कटी हुई पतंग की तरह स्टेज से दूर जा गिरता है। वो जमीन पर पटकता है और दर्द से कराहने लगता है। पूरा अरीना एक पल के लिए सन्न रह जाता है और फिर शोर मच जाता है। किसी ने नहीं सोचा था कि जिस काय को सब खत्म मान चुके थे, वो यून ताओ को एक ही बार में हरा देगा। नामुमकिन। क्या इसका कोर तबाह नहीं हो गया था? क्या ये कहीं से भी हारा हुआ इंसान लग रहा है? मंच पर बैठे यून फैमिली के बड़े भी दंग हैं। अभी 3 दिन पहले ही मार्कस ने खुद कहा था कि उसने तुम्हारा कोर तबाह कर दिया है और इसी वजह से बड़ों को लगा था कि भले ही उस दिन कुछ भी हुआ हो, तुमने उसकी भारी कीमत चुका दी है। लेकिन अब एक तबाह कोर वाला इंसान सोल रेम के योद्धा को एक झटके में धूल चटा चुका है। ग्रैंड एल्डर यून एक पल के लिए ठिठक जाते हैं, फिर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आती है। वो सेकंड एल्डर यून की तरफ देखते हुए कहते हैं, लगता है मेरे दामाद में राख से उठने का हुनर है। देखा जाए तो हमें कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सेकंड एल्डर का चेहरा उतर जाता है। तुम इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते और बस ऑफिशियल की तरफ देखते हो। क्या अब आप विजेता का ऐलान करेंगे? ऑफिशियल होश में आता है और चिल्लाकर कहता है, काई की जीत हुई। तुम स्टेज से उतरकर सीधे पेड़ के नीचे खड़ी सलीम की तरफ जाते हो। वो तुम्हें देखती है। उसकी आंखों में वो पुरानी ठंडक अब थोड़ी कम हो गई है। वो पूछती है, तुम ठीक हो गए? तुम बस सिर हिला देते हो और सारा श्रेय उस स्पिरिट एलिक्सिर को दे देते हो। हाँ, शायद उस एलिक्सिर से काफी मदद मिली। सलीम तुम्हें ऐसे देखती है जैसे उसे तुम्हारी बात पर यकीन न हो। उसे पता है कि कोई भी एलिक्सर एक शैटर्ड कोर को इतनी जल्दी ठीक नहीं कर सकता। फिर भी वो ज्यादा सवाल नहीं करती, बस सिर हिलाकर दोबारा स्टेज की तरफ देखने लगती है। तुम भी पेड़ से सटकर खड़े हो जाते हो और अरीना देखने लगते हो, लेकिन जैसे ही तुम नजर उठाते हो, तुम्हारी आंखें दूर खड़े मार्कस से टकराती हैं। उसकी नजरें जहरीली और ठंडी हैं,
जैसे कोई सांप तुम्हें डसने को तैयार हो। तुम भी उसे उतनी ही बेखौफ नजरों से देखते हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये क्लैन टूर्नामेंट तुम्हारे लिए सिर्फ अपर सेट स्लॉट की बात नहीं है। ये मार्कस और स्कारलेट से उस अपमान का बदला लेने का मौका है जो उन्होंने 3 दिन पहले तुम्हारे साथ किया था। वो कर्ज तुम चुकाकर रहोगे। तुम दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हो, कोई भी अपनी नजरें हटाने को तैयार नहीं। पहला राउंड जल्दी खत्म हो जाता है और दूसरे राउंड के लिए पर्चियां निकाली जाती हैं। ऑफिशियल डिब्बे में हाथ डालता है और 2 लकड़ी की पर्चियां बाहर निकालता है। वो जोर से पढ़ता है, पहला मुकाबला मार्कस युन वर्सेस काई। जैसे ही ये नाम पुकारा जाता है, पूरा मैदान एक पल के लिए थम जाता है और फिर धमाका होता है। सबको पता है कि ये कोई मामूली मुकाबला नहीं है। ये वही 2 लोग हैं जो कुछ दिन पहले के उस कांड के केंद्र में थे और अब वो आमने सामने होने वाले हैं। मार्कस धीरे से अपना सिर उठाता है और तुम्हारी तरफ देखकर एक ठंडी और मजाक उड़ाने वाली मुस्कान देता है। क्या इत्तेफाक है। तुम कुछ नहीं कहते, लेकिन तुम्हारी आस्तीन के नीचे छिपा हाथ धीरे से मुट्ठी में भिंच जाता है। तुम्हारी उंगलियों के बीच सुनहरी बिजली की हल्की लपटें कड़कने लगती हैं। जैसे ही तुम स्टेज की तरफ कदम बढ़ाते हो, सेलिन अचानक बोलती है। तुम रुकते हो और मुड़कर उसे देखते हो। वो एक पल के लिए खामोश रहती है, फिर बस 2 शब्द कहती है, अपना ख्याल रखना। ये बात जितनी सादी थी उतनी ही गहरी। उन 2 शब्दों ने तुम्हारे दिल में एक गर्माहट भर दी। तुम उसे देखकर सिर हिलाते हो और मुड़ जाते हो। तुम्हारी आंखों की वो गर्माहट अब खत्म हो चुकी है और वहां सिर्फ मार्कस के लिए एक गहरी नफरत और ठंडक बची है। मंच पर बैठे ग्रैंड एल्डर यून का चेहरा गंभीर है। उन्हें यकीन है कि ये पर्चियां जानबूझकर बदली गई हैं। वो जानते हैं कि मार्कस क्या चीज है, सोल रियल्म की पीक पर, सोल सॉवरेन रियल्म से बस एक कदम दूर, और यून फैमिली का सबसे बड़ा टैलेंट। भले ही तुम ठीक हो गए हो, पर तुम्हें इतने जल्दी ऐसे दुश्मन का सामना नहीं करना चाहिए था। काई को एक सोल पावर मैसेज मिलता है, मार्कस के खिलाफ फॉरफिट कर दो। काई उसे सुनता तो है, लेकिन बस एक पल के लिए ऊपर देखकर अपना सिर हिला देता है। फॉरफिट मुमकिन ही नहीं। वो आज यहां खास मार्कस के लिए ही आया है। इससे पहले कि ग्रैंड एल्डर यून उसे दोबारा टोकें, मैच की देखरेख कर रहे ऑफिशियल ने हाथ हिलाकर मुकाबला शुरू करने का इशारा कर दिया। मार्कस उसे और नीचा दिखाने की सोच ही रहा था कि इससे पहले वो एक लफ्ज भी बोल पाता, काई एक शिकारी चीते की तरह उसकी तरफ झपटता है। उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि उसकी मुट्ठी सीधे मार्कस के चेहरे की तरफ बढ़ती है। मार्कस के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि काई इतनी जल्दी हमला कर देगा। वो तेजी से एक तरफ मुड़कर पीछे हटता है और बाल बाल बचता है, लेकिन जैसे ही उसके पैर जमते हैं, काई दोबारा उस पर हावी हो जाता है। उसकी लाइटनिंग से लिपटी हुई मुट्ठी एक बार फिर बिजली की तरह उस पर बरसती है। मार्कस हड़बड़ी में अपना हाथ बचाव के लिए उठाता है, लेकिन हमले का जोर इतना ज्यादा है कि वो लड़खड़ाते हुए पीछे हट जाता है और मुश्किल से स्टेज के किनारे पर रुकता है। पूरी भीड़ दंग रह गई है। आखिर ये मार्कस यून है, यून फैमिली का सबसे बड़ा टैलेंट, जो हमेशा अपने बराबर वालों को पैरों तले रौंदता आया है, और यहां लड़ाई शुरू होते ही वो पिछड़ रहा है। मार्कस ठंडे अंदाज में हंसते हुए कहता है, लगता है मैंने इस कचरे को कम आंकने की गलती कर दी। उसके चारों तरफ सोल पावर तेजी से उभरने लगती है। अगले ही पल उसके सिर के ऊपर एक धुंधली चांदी जैसी स्वॉर्ड शैडो बनने लगती है। ये एक सोल कंपेनियन है, और वो भी एक सॉर्ड सोल। इसे देखते ही भीड़ में शोर मच जाता है। क्लाउड ड्राइवर सिटी में सॉर्ड सोल को सबसे बेहतरीन सोल कंपेनियंस में गिना जाता है। लिन फैमिली के लोग जोश में उस चांदी की तलवार को देख रहे हैं। उन्हें यकीन है कि मार्कस अब बाजी पलट देगा। बैल्कनी पर बैठे पेट्रियार्क की आंखें भी थोड़ी फैल जाती हैं और वो तारीफ में सिर हिलाते हैं। सेकंड एल्डर यून भी आखिरकार मुस्कुराते हैं और जानबूझकर ग्रैंड एल्डर यून की तरफ देखते हैं, जिसका इशारा साफ था। लेकिन अगर मार्कस के पास सोल कंपेनियन है, तो काई के पास क्यों नहीं होगा? अगले ही पल काई के चारों तरफ भी वैसी ही सोल पावर उमड़ने लगती है और उसके सिर के ऊपर एक धुंधली आकृति उभरती है। लेकिन जब वो पूरी तरह सामने आती है, तो सिर्फ भीड़ ही नहीं बल्कि बैल्कनी पर बैठे सारे एल्डर्स भी सुन रह जाते हैं, क्योंकि काय का सोल कंपेनियन एक छोटा सा लकड़ी का हथौड़ा है जो दिखने में मजाकिया तौर पर बहुत छोटा है। एक पल के लिए पूरा अखाड़ा खामोश हो जाता है और फिर हंसी का फव्वारा फूट पड़ता है। कोई कहता है, इसे सोल कंपेनियन कहेंगे, इससे बड़ा तो बच्चों का खिलौना होता है, ये तो वाकई मजाक है। सेकंड एल्डर युन जोर से ठहाका मारते हुए कहते हैं, क्या इसे भी सोल कंपेनियन गिना जाएगा?
यहाँ तक कि ग्रैंड एल्डर युन का चेहरा भी एक पल के लिए सख्त हो जाता है। लेकिन काई इन तानों को अनसुना कर देता है और बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। ये देखकर मार्कस और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। ये कबाड़ हथौड़ा मेरी सॉर्ड सोल का मुकाबला करेगा। वो जोर से पैर पटकता है और अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ता है। उसकी सॉर्ड सोल उसके हमले के साथ मिल जाती है और वो काई के सिर पर एक जानलेवा वार करता है। वार इतना ताकतवर है कि हवा के चीरने की आवाज आती है। कुछ कमजोर दिल वाले तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि काई के टुकड़े हो जाएंगे। बैल्कनी से ग्रैंड एल्डर यून चिल्लाकर उसे सोल ट्रांसमिशन के जरिए इशारा करते हैं, डॉज। लेकिन काई अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। जब तलवार उसके सिर से महज आधा फीट दूर होती है, तब वो शांति से 2 शब्द कहता है, इनफ। और अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। उसके सिर के ऊपर का वो छोटा सा हथौड़ा, जो पहले हथेली जितना था, अचानक फैलने लगता है और पल भर में कई गुना बड़ा होकर 2 मीटर लंबा एक विशाल हथौड़ा बन जाता है। काय उसे मजबूती से एक हाथ से पकड़ता है और अपने बचाव में आगे करता है, जिससे एक जोरदार गूंज सुनाई देती है। मार्कस की सोर्ड सोल का वार उस हथौड़े के सिर से टकराकर वहीं थम जाता है। मार्कस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, काई अपनी पकड़ मजबूत करता है और उसके चारों तरफ बिजली की लहरें दौड़ने लगती हैं। काई कहता है, अब मेरी बारी है। ये कहते ही वो आगे बढ़ता है और बिजली से लिपटे उस विशाल हथौड़े को ऊपर उठाता है। थंडर स्ट्राइक। एक ही जोरदार वार से ऐसा लगता है जैसे हवा में धमाका हुआ हो। सुनहरी बिजली और बेहिसाब ताकत मार्कस को हवा में उछाल देती है। चारों तरफ चिंगारियां और बादलों की गरज सुनाई देती है और मार्कस एक फटे हुए कपड़े की तरह दूर जा गिरता है। वो स्टेज के नीचे जमीन पर गिरता है। उसका पूरा शरीर सिर से पैर तक झुलसकर काला पड़ चुका है। उसकी सांसें उखड़ रही हैं और जान पर बनाई है। पूरे मैदान में सन्नाटा पसर जाता है। किसी ने भी इस अंजाम की उम्मीद नहीं की थी। ये नहीं कि मार्कस ने उसे हरा दिया, बल्कि ये कि काई ने मार्कस को एक ही बार में उड़ा दिया। काफी देर बाद एक चीख उस खामोशी को तोड़ती है। स्कारलेट युन स्टेज के नीचे खड़ी है। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका है और वो चिल्लाती है, इम्पॉसिबल, ये मुमकिन ही नहीं है। वो अपनी आंखें मलती है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि जिस शख्स को उसने और उसके भाई ने 3 दिन पहले पैरों तले कुचला था, वो आज सबके सामने यान फैमिली के सबसे बड़े टैलेंट को एक ही झटके में खत्म कर चुका है। बालकनी पर सेकंड एल्डर युन अपना आपा खोकर खड़े हो जाते हैं। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा है। वहीं ग्रैंड एल्डर युन पहले तो हैरान होते हैं, फिर उनके चेहरे पर खुशी छा जाती है। वो कहते हैं, इसमें इम्पॉसिबल क्या है? सॉर्ड सोल चाहे कितनी भी अच्छी हो, मेरे दामाद ने उसे एक ही बार में धूल चटा दी। वो माय सन इन लॉ शब्द पर खास जोर देते हैं। सेकंड एल्डर युन के पास बहस करने का वक्त नहीं है। वो सीधे नीचे कूदते हैं और मार्कस की हालत देखते हैं। जो वो देखते हैं उससे उनका चेहरा सफेद पड़ जाता है। ऊपर से मार्कस सिर्फ घायल लग रहा था, लेकिन एक बार जांचते ही पता चलता है कि उसके अंदरूनी अंगों को बिजली की ताकत ने छलनी कर दिया है। उसकी सांसें बुझते हुए दिए जैसी हैं। वो गुस्से में अपना सिर उठाकर काई की तरफ देखते हैं। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना जोरदार हमला करने की? काई उन्हें ठंडी नजरों से देखता है और बिना कोई सफाई दिए स्टेज से नीचे उतरने लगता है। वो सोचता है, जोरदार हमला? 3 दिन पहले जब मार्कस ने मेरा कोर तोड़ा था, तब किसी ने इसे जोरदार नहीं कहा था। लेकिन सेकंड एल्डर युन का गुस्सा अब बेकाबू है। एक सोल सोवरेन रेल्म के योद्धा का दबाव अचानक पूरे मैदान पर छा जाता है और वो सीधे काई की तरफ बढ़ता है। खुशकिस्मती से ग्रैंड एल्डर युन भी नीचे आ जाते हैं और काई का रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। वो सेकंड एल्डर युन को चेतावनी देते हैं, युन लिन ग्वांग, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? बच्चों के मुकाबले में दखल दे रहे हो। 2 सोल सॉवरेन योद्धाओं की ताकत आपस में टकराती है, जिससे वहां मौजूद युवा योद्धाओं के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मामला बिगड़ने ही वाला था कि तभी पेट्रियार्क की आवाज गूंजती है, इनफ। उनकी उम्रदराज लेकिन रौबदार आवाज सुनते ही दोनों का दबाव एक पल में खत्म हो जाता है। पेट्रियार्क उन्हें डांटते हुए कहते हैं, क्या तुम दोनों चाहते हो कि ये पूरी नई पीढ़ी अपनी ही फैमिली का तमाशा देखे? तब जाकर दोनों अपना सिर झुकाते हैं। हालांकि एक का चेहरा लोहे जैसा काला पड़ चुका है और दूसरे की मुस्कुराहट रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि ग्रैंड एल्डर युन जानते हैं कि काई के उस एक वार ने सिर्फ मैच नहीं जीता, बल्कि सबके सामने सेकंड एल्डर युन की साख भी मिट्टी में मिला दी है।
परिवार में कई लोग मानते थे कि अगली पीढ़ी में सेकंड एल्डर योन का पलड़ा भारी है, जिससे उत्तराधिकार की जंग में वो आगे थे। लेकिन अब मार्कस की इस हार के बाद वो बढ़त पूरी तरह खत्म हो चुकी है। और काय अच्छी तरह जानता है कि मार्कस भले ही जिंदा बच जाए, लेकिन वो अब कभी पहले जैसा नहीं रह पाएगा। उस वार ने सिर्फ उसका शरीर नहीं तोड़ा, बल्कि थंडर गॉड फिजिक की ताकत उसके अंदर उतार दी है। वो शायद अपनी बाकी की जिंदगी बिस्तर पर ही गुजारेगा। और ये तो सिर्फ उस कर्ज का ब्याज है। आखिर में ऑफिशियल अपनी आवाज ढूंढते हुए ऐलान करता है, काई की जीत हुई। इस बार भीड़ में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसका मजाक उड़ाए। बाकी के मैचेस जारी रहते हैं। जब काय वापस उस विलो ट्री के पास पहुंचता है तो सेलीन के देखने का अंदाज बदल चुका है। उसकी आंखों में हैरानी, राहत और एक हल्की सी शर्मिंदगी है। उसे काफी समय से शक था। 3 दिन पहले डंजन में जब वायलेट उसके सामने गिरी थी, तब हवा में सोल पावर के निशान बाकी थे। अगर काई की साधना वाकई खत्म हो गई होती तो वो एक सोल कल्टीवेटर दासी को कैसे मार पाता? अब उसका वो शक पूरी तरह यकीन में बदल चुका है। वो धीरे से कहती है, कंग्रेचुलेशंस। काय मुस्कुराते हुए जवाब देता है, तुम्हें भी गुड लक। तभी दूसरे दौर के मुकाबले शुरू होते हैं और सेलीन स्टेज पर जाती है। उसका मुकाबला एक साधारण सदस्य से है, जो उसके लिए कोई चुनौती नहीं था। कुछ ही चालों में वो मुकाबला खत्म कर देती है। काई उसे थम्स अप का इशारा करता है। इम्प्रेसिव। सेलीन उसे देखती है और कुछ नहीं कहती, लेकिन मुड़ते ही उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद काई वहां ज्यादा नहीं रुकता। वो सेलीन से बस एक बात कहता है और सीधे अपने कमरे की तरफ भागता है, क्योंकि उसने महसूस किया है कि मार्कस से लड़ाई के बाद से ही उसके कोर में मौजूद डिवाइन हैमर कुछ अजीब बर्ताव कर रहा है। कमरे में पहुंचकर वो फौरन हथौड़े को बुलाता है। वो छोटा लकड़ी का हथौड़ा अब चमक रहा है और उसमें से एक गूंज आ रही है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। वो हैमर स्पिरिट से इसके बारे में पूछता है तो जवाब मिलता है, डिवाइन हैमर लेवल अप हो रहा है। तब जाकर काई को समझ आता है कि ये चीज उसकी सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा है। अब तक उसने जो हथौड़ा इस्तेमाल किया था वो सिर्फ स्टेज 1 था। डिवाइन हैमर के कुल 5 स्टेजेस हैं और हर स्टेज के 3 सब लेवल्स हैं, अर्ली, माइनर और ग्रेट परफेक्शन। जैसे जैसे उसका मालिक ताकतवर होगा और हथौड़ा जंग लड़ेगा, ये भी बढ़ता जाएगा। हर लेवल अप के साथ इसकी ताकत बढ़ेगी और नई एबिलिटीज भी खुलेंगी। स्टेज 1 से आगे बढ़ने में आमतौर पर 2 से 3 दिन लगते हैं। ये सुनकर काई का उत्साह और बढ़ जाता है। अगले 2 दिन वो कहीं नहीं जाता और अपने कमरे में साधना करते हुए इंतजार करता है। 2 दिन पलक झपकते ही बीत जाते हैं। जैसे ही सुबह की पहली किरण कमरे में आती है, काई का शरीर अचानक कांपने लगता है। अगले ही पल डिवाइन हैमर खुद ब खुद बाहर आता है और उसके सामने हवा में तैरने लगता है। सबसे बड़ा बदलाव इसके साइज में है। ये अब उंगली जितना नहीं, बल्कि एक मुट्ठी के बराबर हो गया है। जब काई सोच रहा होता है कि लेवल अप के बाद क्या नया मिला है, तब हैमर स्पिरिट उसे ध्यान लगाने को कहती है। 2 जानकारियां सीधे उसके दिमाग में आती हैं। पहली एबिलिटी है थंडर स्ट्राइक। ये बहुत ही खतरनाक और सीधी ताकत है। ये शरीर की बिजली वाली ऊर्जा को सोखकर हथौड़े के जरिए उसे 3 गुना बढ़ाकर छोड़ती है, यानी ये थंडर गॉड फिजिक की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। दूसरी एबिलिटी है फोर्ज। ये शब्द सुनकर काई थोड़ा उलझन में पड़ जाता है, लेकिन जब हैमर स्पिरिट उसे समझाती है तो उसे एहसास होता है कि ये कितनी बड़ी बात है। अगर उसके पास सही मटेरियल्स हों तो ये हथौड़ा एक मास्टर क्राफ्ट्समैन की तरह हथियार बना सकता है। यहाँ तक कि ये मार्शल वेपन्स और सोल वेपन्स भी बना सकता है। काय को पहले तो यकीन नहीं होता। वो जानता है कि सोल हेवन कॉन्टिनेंट पर मास्टर क्राफ्ट्समैन बहुत कम है। जो मार्शल वेपन्स बना ले वो ऐशो आराम की जिंदगी जीता है, और जो सोल वेपन्स बना ले वो तो दुनिया के लिए किसी अजूबे से कम नहीं। हैमर स्पिरिट बताती है कि अभी सबसे निचले स्तर पर भी ये सिर्फ 3 स्पिरिट स्टोन्स के बदले हथियार बनाने की गारंटी देता है। सोल वेपन बनने की उम्मीद कम है, लेकिन शून्य नहीं। ये सुनकर काय बिस्तर पर उठ बैठता है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं। उसे पता है इसका क्या मतलब है। बाजार में एक लो ग्रेड मार्शल वेपन भी 200 गोल्ड कॉइन्स का बिकता है, यानी लगभग 20 स्पिरिट स्टोन्स की कीमत के बराबर। अगर एक फॉर्ज करने के लिए सिर्फ 3 स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत है तो इसका प्रॉफिट मार्जिन सच में होश उड़ा देने वाला है। जैसे ही उसे ये बात समझ आती है, वो और इंतजार नहीं कर सकता। वो तुरंत अपने पास रखे स्पिरिट स्टोन्स निकालता है, उनमें से 3 को मेज पर रखता है और आवाज देता है, फॉर्ज। डिवाइन हैमर पलक झपकते ही रोशनी से चमक उठता है और स्पिरिट स्टोन्स के ऊपर मंडराते हुए उन पर तेज और सटीक वार करने लगता है। 3 स्टोन्स देखते ही देखते पिघलकर लिक्विड बन जाते हैं।
फिर हैमर के लगातार और बेरहम प्रहारों के नीचे वे तेजी से एक आकार लेने लगते हैं। कुछ ही पलों में पहली चीज बनकर तैयार हो जाती है, एक तीखा डैगर जो एक लो ग्रेड मार्शल वेपन है। वो डैगर को पकड़कर उसमें अपनी सोल पावर डालता है। एक हल्का सा स्विंग ही बता देता है कि इसकी धार असली है। तसल्ली होते ही उसके चेहरे की मुस्कान छिपाना नामुमकिन हो जाता है। एक बार कामयाबी मिलने के बाद वो रुकने वाला नहीं है। जल्द ही एक के बाद एक दूसरा और फिर तीसरा पीस तैयार होकर बाहर आता है। महज 15 मिनट्स में उसने अपने पास मौजूद सभी 15 स्पिरिट स्टोन्स को फॉर्जिंग में झोंक दिया है। आखिर में उसके पास 5 मार्शल वेपन्स हैं। उनमें से 4 लो ग्रेड हैं। लेकिन असली सरप्राइज तो एक सिल्वर शॉर्ट ब्लेड है जो एक मिड ग्रेड मार्शल वेपन है। सिर्फ उस एक पीस की कीमत कम से कम 1000 गोल्ड कॉइन्स है। अपने हाथों में हथियारों को तौलते हुए उसकी सांसें एक्साइटमेंट से तेज हो जाती हैं, क्योंकि ये सिर्फ कुछ हथियार नहीं है बल्कि असली दौलत की तरफ ले जाने वाला एक स्नोबॉलिंग पाथ है। इन वेपन्स को बेचकर स्पिरिट स्टोन्स हासिल करो, फिर उन स्टोन से और हथियार बनाओ और उन्हें बेच दो। जब तक उसके पास बेचने का कोई पक्का जरिया है, उसकी कल्टीवेशन रिसोर्स की सारी परेशानियां खुद ब खुद हल हो सकती हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के। वो 5 वेपन्स को कपड़े में लपेटता है और सीधा घर से बाहर निकल जाता है। इसी बीच सेकेंड एल्डर यून के निवास पर माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका है। उनके कमरे में मार्कस किसी गंभीर मरीज की तरह पट्टियों में लिपटा पड़ा है और उसकी सांसें हर बीतते घंटे के साथ कमजोर होती जा रही हैं। एक के बाद एक कई हीलर्स को बुलाया गया, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी हालत में सुधार नहीं कर सका। इसके बजाय हर कोई डर के मारे पसीने से तरबतर होकर कांप रहा है। सेकेंड एल्डर युन पहले बिस्तर पर अपने बेटे को देखते हैं और फिर उन बेबस हीलर्स को। उनका गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। आखिरकार उनका सब्र जवाब दे जाता है और वो चिल्लाते हुए उन सबको कमरे से बाहर निकाल देते हैं। स्कारलेट भी चिंता से पागल हुई जा रही है। सेकेंड एल्डर युन के पास अब सच में काबिल मास्टर रो को बुलवाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, जबकि वो खुद भी मार्कस की चोटों की जांच कर रहे हैं। ठीक उसी वक्त एक सिपाही खबर देता है कि वो एस्टेट छोड़कर बाहर चला गया है। सेकेंड एल्डर युन की आंखें पल भर में काली पड़ जाती हैं। वो सोचता है, उसने मेरे बेटे को अपाहिज कर दिया और फिर भी उसकी एस्टेट से बाहर जाने की हिम्मत हुई। इस छोकली की जरूरत तो देखो। इतना कहकर वो अपने पास खड़े आदमी की तरफ इशारा करते हैं, जो फौरन सब समझ जाता है और सम्मान से सिर झुकाकर वहां से निकल जाता है। उधर वो क्लाउड ड्राइवर सिटी की ट्रेडिंग स्ट्रीट पर पहुंच चुका है। पूरी सड़क पर सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली जगह है क्लाउड वॉल्ट पवेलियन, जो क्लाउड ड्राइवर सिटी का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब है। वो ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रुकता, जहां आम जनता के लिए क्रिस्टल डिस्प्ले केसेस खुले हैं, बल्कि सीधा सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मार्शल वेपन्स जैसी चीजों के लिए असली कद्रदान पवेलियन का अपना स्टाफ ही है। जैसा उसने सोचा था, काउंटर पर पहुंचते ही रेशमी लिबास पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कान के साथ उसका स्वागत करता है। वो भी वक्त बर्बाद नहीं करता और सीधा वो पोटली काउंटर पर रख देता है। वो पूछता है, इनके लिए कितना मिलेगा? आदमी कपड़ा खोलता है और अंदर रखे 5 मार्शल वेपन्स को देखता है। जैसे ही उसकी नजर सिल्वर शॉर्ट ब्लेड पर पड़ती है, उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। फिर वो काली लोहे की एक चीज निकालता है, जिसका इस्तेमाल खास तौर पर हथियार की तेजी परखने के लिए किया जाता है। वो एक एक करके हर हथियार को चेक करता है और हर टेस्ट के साथ उसका चेहरा और भी गंभीर होता जाता है। आखिरकार वो बोलता है, 2000 गोल्ड कॉइन्स कैसा रहेगा? ये कीमत असल में मार्केट रेट से भी ज्यादा है, लेकिन वो फिर भी अपना सिर ना में हिला देता है। आदमी पल भर के लिए झिझकता है और फिर उसे बढ़ाकर 2200 कर देता है। वो अब भी हाँ नहीं कहता। यहां तक कि वो अपने हथियार वापस समेटने लगता है और जैसा कि अंदाजा था, वो आदमी घबरा जाता है। वो उसे तुरंत रोकता है। 2300 सर, सच मानिए इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। तभी वो रुकता है और उसके होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। वो कहता है, डील। लेकिन मुझे गोल्ड कॉइन्स नहीं बल्कि स्पिरिट स्टोन्स चाहिए। वो आदमी जल्दी से 230 स्पिरिट स्टोन्स निकालता है, उन्हें एक पाउच में भरकर उसे सौंप देता है। काउंटर से निकलते वक्त उसका मूड बहुत अच्छा है। महज कुछ ही देर में 15 स्पिरिट स्टोन्स अब 230 में बदल चुके हैं। ऐसा प्रॉफिट उसने पहले कभी नहीं सोचा था, लेकिन उसे वापस अपनी यूनिट जाने की कोई जल्दी नहीं है।
इसके बजाय वो पवेलियन में घूमना जारी रखता है क्योंकि हैमर स्पिरिट ने उसे पहले ही बता दिया है कि फॉर्ज एबिलिटी सिर्फ हथियार बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे लेवल अप भी किया जा सकता है। अगर वो हाई ग्रेड मार्शल वेपन्स या यहाँ तक कि सोल वेपन्स बनाने की संभावना बढ़ाना चाहता है तो उसे कुछ दुर्लभ स्पेशल मटेरियल्स जोड़ने होंगे, और खुद फॉर्ज एबिलिटी को लेवल अप करने के लिए उसे लगातार नए मटेरियल्स का टेस्ट करते रहना होगा। तो अगले 1 घंटे तक वो बस चलते फिरते चीजें खरीदता रहता है, जहां भी कोई सही ओर मिलता है या कोई स्पेशल मेटल जो फॉर्जिंग में मदद कर सके। हैमर स्पिरिट उसे हर कदम पर सलाह देती रहती है और वो पेमेंट करता जाता है। जब तक उसकी शॉपिंग खत्म होती है, उसके मटेरियल्स का बैग काफी भारी हो चुका होता है, लेकिन उन 230 स्पिरिट स्टोन्स में से ज्यादातर खत्म भी हो चुके हैं। अपने हाथ में मौजूद महज 2 पाउंड मटेरियल को देखकर वो एक ठंडी आह भरता है। वो सोचता है फोर्जिंग सच में एक बहुत महंगा काम है, लेकिन जैसे ही वो निकलने वाला होता है, हैमर स्पिरिट अचानक फिर से बोल उठती है। उसका लहजा पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है। मास्टर, आपको दाईं ओर के दूसरे क्रिस्टल केस में रखा वो लोहे का टुकड़ा जरूर खरीदना चाहिए। वो अपनी आंखें झपकाता है और ठीक उसी तरफ देखता है जहां इशारा किया गया है। वो लोहे का एक काला बेढंगा सा टुकड़ा है जो मुट्ठी के बराबर है। उसकी सतह जंग से भरी हुई है और वो सड़क किनारे फेंके गए किसी कबाड़ जैसा दिख रहा है जिसे कोई उठाना भी पसंद ना करे। लेकिन वो चीज जितनी बेकार दिखती है, उसे उस चेतावनी पर उतना ही ज्यादा भरोसा होता है। इसलिए वो सीधा वहां जाता है और मुद्दे पर आता है। इस लोहे की क्या कीमत है? काउंटर पर बैठा दुबला पतला आदमी जैसे ही ये सुनता है, उसके चेहरे पर एक लालची मुस्कान आ जाती है और वो उसकी तारीफों के पुल बांधने लगता है। सर, आपकी पारखी नजर की दाद देनी पड़ेगी। ये कोई मामूली लोहा नहीं है, ये एक दुर्लभ ट्रेजर ग्रेड मेटल है और इसकी कीमत 10 गोल्ड कॉइन्स है। वो उसे बीच में ही टोकते हुए कहता है, 10 गोल्ड कॉइन्स? वो दुबला आदमी अपनी ही बातों में अटक जाता है। उसकी मुस्कान एक पल के लिए जम जाती है क्योंकि वो कीमत बढ़ाने की कोशिश करने वाला था, लेकिन वो बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़कर जाने लगता है। तभी वो आदमी घबरा जाता है। वो उसे वापस बुलाने के लिए दौड़ता है। ठीक है, 10 गोल्ड कॉइन्स ही सही, प्लीज सर, रुकिए। सौदा पक्का होने के बाद वो उस जंग लगे लोहे के टुकड़े को पकड़ता है, जो अब भी किसी कीमती चीज जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। वो अपने मन में हैमर स्पिरिट से पूछे बिना नहीं रह पाता, क्या ये चीज सच में इतनी खास है? हैमर स्पिरिट फौरन जवाब देती है, मास्टर, ये सिल्वर स्टार क्लाउड आयरन है, इसे फॉर्ज कीजिए और मैं गारंटी देती हूं कि आपको कम से कम 1 सोल वेपन जरूर मिलेगा। वो वहीं ठिठक जाता है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। कम से कम 1 सोल वेपन। सिर्फ इन शब्दों में ही इतना वजन है कि उसे संभालना मुश्किल है। वो दोबारा उस जंग लगे लोहे की तरफ देखता है और अब उसे देखने का उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका है। जो 10 गोल्ड कॉइन्स उसने अभी खर्च किए हैं, वो इस चीज की असली कीमत के आसपास भी नहीं है। वो पहले से ही ये सोचने लगा है कि वापस जाकर इसे फौज करने की कोशिश कैसे करेगा। तभी उसके बगल से एक आवाज गूंजती है जिसमें मजाक उड़ाने वाला अंदाज है। अरे, ये तो यान फैमिली का महान दामाद है। काई ने अभी अभी क्लाउड वॉल्ट पवेलियन से वो सस्ता सिल्वर स्टार क्लाउड आयरन खरीदा है। हाँ। इससे पहले कि वो कोई खुशी महसूस कर पाता, बगल से एक जोरदार मजाक उड़ाने वाली हंसी सुनाई देती है। सामने से आने वाला शख्स डेरेक लिन है, जो लिन फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है। यून फैमिली और लिन फैमिली की क्लाउड ड्राइवर सिटी में पुरानी दुश्मनी है। डेरेक अपनी बदतमीजियों और जहां भी जाता है वहां रौब झाड़ने के लिए बदनाम है। यून फैमिली के दामाद को यहां अकेला देखकर वो तुरंत अपने कुछ नौकरों को रास्ता रोकने के लिए ले आता है और चिल्ला चिल्लाकर घर जमाई और यून फैमिली का कचरा जैसे ताने मारने लगता है, जिससे आसपास के लोग उसे उंगलियों से इशारा करके देखने लगते हैं। वो उससे बहस करने की जहमत भी नहीं उठाता और मुड़कर जाने लगता है, लेकिन डेरेक उसे इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं है। अगले ही पल उसका एक तगड़ा नौकर रास्ता रोक लेता है और उसे इतनी जोर से टक्कर मारता है कि उसके कमर पर बंधी मटीरियल्स की पोटली जमीन पर गिर जाती है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकता है, डेरेक पहले उस पोटली पर अपना पैर रख देता है और फिर सबके सामने अपनी टांगे फैलाकर एक घटिया मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखता है। वापस चाहिए तो मेरी टांगों के बीच से निकल कर आओ, फिर मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। उसके आसपास खड़े नौकर भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखता है। उसका चेहरा अजीब तरह से शांत है। वो सपाट लहजे में जवाब देता है, जब तुम्हें खुद की नुमाइश करने का इतना ही शौक है तो फिर इसे जारी क्यों नहीं रखते? अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक बिजली सी कौंधती है। अगले ही पल
उसके पैरों के नीचे से एक गोल्डन करंट निकलता है और सीधा डेरेक की टांगों के बीच जाकर लगता है। ऊर्जा के एक जोरदार झटके से वो सीधा हवा में उछल जाता है और दूर एक काउंटर के सामने जा गिरता है, जहां वो अपने दोनों हाथों से उस असहनीय दर्द वाली जगह को पकड़ लेता है। एक चीख पूरे पवेलियन हॉल में गूंज उठती है और हर कोई सन्न रह जाता है। लेकिन तुरंत ही कई नौकर गुस्से में चिल्लाते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे आगे वाला तगड़ा नौकर सीधा उसकी तरफ मुक्का चलाता है। वो बस हल्का सा झुककर उसे डॉज करता है और फिर बिजली से भरा एक बैकहैंड पंच सीधा उसके पेट में दे मारता है, जिससे उसका 6 फीट का भारी शरीर पीछे की ओर उड़ता हुआ जाता है। बाकी सब भी एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वो बचने की कोशिश भी नहीं करता। उसके पैरों में थंडर गॉड फिजिक की ताकत दौड़ती है और उसका एक ही स्वीपिंग किक उन सबको एक साथ जमीन सूंघा देता है, जिससे रास्ते में कई क्रिस्टल केसेस भी चकनाचूर हो जाते हैं। काम खत्म होने के बाद वो एक पल के लिए भी नहीं रुकता। वो बस झुककर अपनी पोटली उठाता है, उसे झाड़ता है और वापस अपनी कमर पर बांध लेता है। फिर वो पेविलियन के स्टाफ की तरफ एक बात उछालता है, नुकसान की भरपाई इनसे कर लेना। वो मुड़ता है और तब तक चलता रहता है जब तक कि दरवाजे से ओझल नहीं हो जाता। तभी भीड़ को होश आता है और वो हैरानी से डेरेक और उसके नौकरों को जमीन पर तड़पते और चिल्लाते हुए देखते हैं। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि हमेशा दूसरों पर हावी रहने वाला डेरेक एक ही लात में ढेर हो जाएगा। और उससे भी कम उम्मीद ये थी कि उसके नौकर, जो सभी सोल रेल्म की ग्रेट परफेक्शन पर थे, उसके सामने टिक भी नहीं पाएंगे। लेकिन ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही वो ट्रेडिंग डिस्ट्रिक्ट से बाहर कदम रखता है, आसमान तेजी से काला पड़ने लगता है। पहले से ही धुंधला और बादलों से घिरा दिन अब पूरी तरह बिजली और गड़गड़ाहट में डूब जाता है और तुरंत ही हल्की बारिश शुरू हो जाती है। ज्यादातर राहगीर यहां वहां छिपने रखते हैं। वो भी अपनी रफ्तार बढ़ा देता है। जंगलों के जाने पहचाने रास्ते से होते हुए वो यून एस्टेट की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही वो जंगल के अंदर दाखिल होता है, हैमर स्पिरिट की चेतावनी उसके कान में गूंजती है, सावधान। उसका दिल जोर से धड़कता है, लेकिन उसका पैर पहले ही जमीन पर पड़ चुका है। उसके नीचे कीचड़ में अचानक एक रून चमक उठता है और अगले ही पल एक एक्सप्लोसिव स्पिरिट टैलिस्मन फट जाता है। एक भयानक धमाका कीचड़ और मलबे को हवा में उड़ा देता है। अपनी तेज फुर्ती के बावजूद उस शॉकवेव का झटका इतना जोरदार था कि उसके मुंह से वहीं खून निकल आता है। इससे पहले कि वो अपनी सांसें वापस ले पाता, जंगल के दोनों तरफ से बारिश को चीरते हुए कई तीर उसकी तरफ आते हैं। बारिश की बौछारों में उनकी ठंडी चमक एक लकीर जैसी लग रही है। वो तुरंत जमीन से उछलकर हवा में छलांग लगाता है और तीरों की पहली लहर से बाल बाल बच जाता है। लेकिन जैसे ही वो कूदता है, एक और ठंडा तीर बिल्कुल सटीक निशाने के साथ उसकी तरफ आता है, जिसका निशाना ठीक उसी जगह है जहां वो कूदने के बाद बेबस था। साफ है कि हमलावर ने उसके कदम का पहले ही अंदाजा लगा लिया था। उस पल के एक छोटे से हिस्से में वो जबरदस्ती थंडर गॉड फिजिक का इस्तेमाल करता है। हवा में बिजली तेजी से कौंधती है और उस तीर को जमीन पर पटक देती है। जैसे ही उसके पैर जमीन को छूते हैं, दोनों तरफ के पेड़ों से काले कपड़ों में कई नकाबपोश बाहर निकलते हैं, जिनके हाथों में हथियार हैं और जिनसे कत्ल करने की नीयत साफ झलक रही है। वो एक सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाता। वो हाथ उठाता है और डिवाइन हैमर को समन करता है। वो छोटा सा लकड़ी का हैमर पल भर में विशाल रूप ले लेता है और एक 2 मीटर ऊंचे जायंट हैमर में बदल जाता है, जिसे वो अपनी पकड़ में ले लेता है। वो वहीं खड़े खड़े उसे एक बड़े घेरे में घुमाता है। हैमर के सिर से बिजली का भयानक विस्फोट होता है, जिससे उसे घेरने वाले हमलावर पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। वो ठंडे लहजे में पूछता है कि वे कौन हैं। उनका नेता सिर्फ 4 शब्दों में जवाब देता है, तुम्हें मारने आए हैं। इससे पहले कि उसकी बात पूरी होती, वो अपनी तलवार में सोल पावर भरते हुए हमला कर देता है। साफ है कि वो कोई मामूली भाड़े का कातिल नहीं है, लेकिन इस बार उसने गलत शिकार चुन लिया है। उसकी आंखें ठंडी पड़ जाती हैं और वो तुरंत थंडर स्ट्राइक एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। हैमर की थंडर एट्रीब्यूट पावर अचानक 3 गुना बढ़ जाती है। तुम अपनी एक ही स्विंग से उसका डटकर सामना करते हो। जैसे ही हैमर और ब्लेड आपस में टकराते हैं, बारिश से भीगी हवा में एक भयानक लाइटनिंग धमाका होता है। ब्लैक कपड़ों वाला वो लीडर अपनी चीख तक पूरी नहीं कर पाता कि हैमर का वो वार उसे और उसकी ब्लेड को दूर हवा में उछाल देता है। जमीन पर गिरने से पहले ही उसकी सांसें थम जाती हैं। बाकी हमलावरों के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन तुम उन्हें संभलने का एक पल भी नहीं देते। अगले ही पल तुम हैमर उठाकर आगे बढ़ते हो और अपने सबसे नजदीकी 2 हमलावरों पर उसे दे मारते हो। 2 हल्की सी आवाजें आती हैं
और लाइटनिंग एनर्जी उन दोनों को वहीं ढेर कर देती है। उनके शरीर पूरी तरह पस्त हो जाते हैं। बचे हुए हमलावर पूरी तरह टूट जाते हैं और जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन रात के इस भीगे हुए जंगल में डिवाइन हैमर और थंडर गॉड फिजिक सबसे ज्यादा खौफनाक साबित होते हैं। तुम्हारे पैरों के नीचे लाइटनिंग चमकती है और तुम एक साए की तरह उनके करीब पहुंच जाते हो। हर आदमी के लिए बस एक ही वार काफी है। कुछ ही पलों में वो पूरा रास्ता तबाही के निशानों से भर जाता है। आखिर में सिर्फ वो लीडर बचता है जो एक पेड़ के सहारे टिका हुआ तुम्हें अपनी तरफ बढ़ते देख रहा है। उसके चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिख रहा है। अब वो पूरी तरह टूट चुका है और बार बार रहम की भीख मांगते हुए कबूल करता है कि इस सब के पीछे यून फैमिली के सेकंड एल्डर यून का हाथ है। तुम उसकी बात सुनते हो और बस एक सपाट लहजे में जवाब देते हो, मुझे पता है। उसे लगता है कि शायद ये सच बताने के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही तुम मुड़ते हो, तुम्हारा हैमर बिजली की रफ्तार से पीछे घूमता है और उसका सीना कुचल देता है, क्योंकि तुमने उसे छोड़ने का वादा कभी नहीं किया था। तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें बहुत पहले सिखाया था कि इस दुनिया में दुश्मनों के लिए कोई रहम नहीं है। जो तुम्हारा बुरा चाहे उसे खत्म कर देना ही सही है। बारिश और तेज हो जाती है। तुम उस तबाही के बीच खड़े होकर अपनी नजरें यून एस्टेट की तरफ उठाते हो। तुम्हारी आंखों में अब सिर्फ ठंडी नफरत और जान लेने का इरादा है। जब सेकंड एल्डर यून तुम्हें मारने की कोशिश कर ही रहा है, तो तुम भी जानते हो कि देर सवेर उसका हिसाब चुकता करना ही होगा। लेकिन तुम्हें यह भी पता है कि अभी उसे मारना मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम डर रहे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक सोल सॉवरेन रेल्म कल्टिवेटर है और ये इलाका अभी भी यून फैमिली का है। अगर तुम अभी हमला करते तो शायद तुम्हारी मौत पहले होती। इसलिए एस्टेट लौटने के बाद तुम किसी को कुछ नहीं बताते और ना ही सेकंड एल्डर यून के पीछे फौरन जाते हो। तुम बिना एक शब्द कहे अपने कमरे में चले जाते हो। तुम्हारे लिए अभी सबसे जरूरी अपनी ताकत बढ़ाना है। तुम पहले बारिश और लड़ाई के निशानों को धोते हो और फिर करीब 1 घंटे तक मेडिटेशन के लिए बैठ जाते हो। थंडर गॉड फिजिक की कमाल की रिकवरी की वजह से एक्सप्लोडिंग रून के घाव पल भर में भर जाते हैं। इसके बाद तुम क्लाउड वॉल्ट पवेलियन से खरीदे हुए सामान को एक एक करके मेज पर रखते हो। तुम फिर से फॉर्जिंग के लिए तैयार हो, लेकिन इस बार किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है। तुम एक के बाद एक स्पिरिट स्टोन्स और सामान डिवाइन हैमर को देते हो, लेकिन पहली 5 कोशिशें बेकार जाती हैं। हाथ में सिर्फ लो ग्रेड मार्शल वेपन्स ही आते हैं। मेज पर रखी उन तलवारों को देखकर तुम्हारा चेहरा उतर जाता है। तुम सोचने लगते हो कि कहीं हैमर स्पिरिट तुम्हें चूना तो नहीं लगा रहा। अगर तुम स्पिरिट स्टोन से ही फोर्जिंग करते तो अब तक 10 से ज्यादा लो ग्रेड वेपन्स बना चुके होते। तभी छठी कोशिश में कुछ बदलता है। जैसे ही डिवाइन हैमर आखिरी चोट करता है, तुम्हारे सामने गहरे निशानों वाली एक काली तलवार आती है, जिसकी ऑरा बहुत ही खतरनाक है। एक हाई ग्रेड मार्शल वेपन। तुम राहत की सांस लेते हो। एक हाई ग्रेड वेपन की कीमत लो ग्रेड से कहीं ज्यादा होती है। इससे भी जरूरी बात यह है कि उसे हाथ में पकड़ते ही एक अलग एहसास होता है। तुम उसे हवा में लहराते हो और वो बिजली की तरह हवा काटती है। तुम्हें अपनी कॉम्बाल पावर बढ़ती हुई महसूस होती है, लेकिन तुम जानते हो कि ये तो बस शुरुआत है। असली चीज तो वो सिल्वर स्टार क्लाउड आयरन है। हैमर स्पिरिट ने तुम्हें पहले ही बताया था कि इस चीज से कम एक सोल वेपन तो बन ही सकता है। तुम एक गहरी सांस लेते हो और अपनी पूरी एकाग्रता उसमें लगा देते हो। इस बार जब डिवाइन हैमर टकराता है तो उसकी आवाज पहले से बिल्कुल अलग होती है। कमरे में धातु के टकराने की गूंज उठती है और हैमर की आग और तेज हो जाती है। यहां तक कि हवा में मौजूद सोल फोर्स भी उसकी तरफ खिंची चली आती है। सिर्फ 15 मिनट बीतते हैं, लेकिन वो वक्त सदियों जैसा लगता है, जब तक कि अचानक रोशनी का एक धमाका नहीं होता। उसके साथ ही सोल फोर्स की एक भारी लहर उठती है और एक सिल्वर स्पीयर धीरे धीरे ऊपर आती है। उसका शाफ्ट चांदी की तरह सफेद है, जिस पर सुनहरे पैटर्न्स बने हैं और एक प्लैटिनम रिंग उसे घेरे हुए है। उसकी नोक से निकलती चमक किसी को भी डरा देने के लिए काफी है। उसे देखते ही उसका नाम तुम्हारे दिमाग में आ जाता है, सिल्वर सोल स्पीयर, एक स्पिरिट ग्रेड सोल वेपन। जैसे ही तुम उसे पकड़ते हो, तुम्हारे अंदर की सोल फोर्स बेकाबू होकर उस स्पीयर में समाने लगती है। कुछ ही पलों में तुम्हारा उस हथियार से एक गहरा रिश्ता जुड़ जाता है। यह एहसास बयान करना मुश्किल है, जैसे वो स्पीयर हमेशा से तुम्हारे हाथ के लिए ही बनी हो। तुम्हें उसकी धार का अंदाजा हो जाता है। अगर इसे पूरी ताकत से इस्तेमाल किया जाए तो सोल गैदरिंग रेलम तो छोड़ो, एक आम सोल सॉवरेन भी इसका वार नहीं झेल पाएगा।
लेकिन इससे पहले कि तुम खुशी मना पाते, कुछ और होता है। तुम्हारे पास तैर रहा डिवाइन हैमर अचानक तुम्हारे शरीर के अंदर समा जाता है। इसके तुरंत बाद तुम्हारे शरीर के हर हिस्से में एक जलती हुई ऊर्जा का धमाका होता है, जैसे तुम्हें किसी भट्टी में फेंक दिया गया हो। तुम्हारा मांस, नसें और हड्डियां उस आग में जैसे दोबारा ढल रही हैं। तुम दर्द से चिल्ला उठते हो और पागलों की तरह जमीन पर तड़पने लगते हो। तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति खत्म होने लगती है। तभी दरवाजे के बाहर से सलीम की आवाज आती है। उसने शोर सुन लिया था। तुम्हारा नाम पुकारने के बाद जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाती है। वो पहले मेज़ पर रखे हथियारों को देखती है और फिर तुम्हें, जो दर्द से बेहाल ज़मीन पर पड़े हो। वो तुम्हें संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ तुम्हें छूता है, तुम्हारे अंदर की बेकाबू सोल फोर्स उसे पीछे धकेल देती है। जब वो दोबारा ऊपर देखती है तो तुम तड़पना बंद कर चुके होते हो। तुम्हारी आंखें लाल हैं और तुम्हारी नजरें उस पर टिकी हैं। तुम अब वो इंसान नहीं रहे जिसे वो जानती थी। तुम किसी ऐसे जंगली जानवर की तरह लग रहे हो जो ताकत और हवस के नशे में पागल हो चुका है। अगले ही पल तुम उस पर झपट पड़ते हो। उस रात तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, खुद को आजाद करना। उस सोल फोर्स को बाहर निकालना जो तुम्हें अंदर से फाड़ रही थी। बाकी सब कुछ उस आग में जलकर खाक हो जाता है। अगली सुबह खिड़की से आती धूप जमीन पर बिखरे फटे हुए कपड़ों पर पड़ती है। तुम जमीन पर बैठे उन निशानों को देख रहे हो। तभी तुम्हें याद आता है कि कुछ देर पहले ही सलीम चुपचाप तुम्हारे कपड़े ओढ़कर वहां से चली गई थी। तुम्हें समझ नहीं आता कि अब उसका सामना कैसे करोगे, लेकिन तुम्हारे सामने जो मंजर है उसके बाद शब्द बेकार हैं। और ठीक उसी वक्त हैमर स्पिरिट बोलता है, बधाई हो मास्टर। तुम एक पल के लिए ठिठक जाते हो। जब तुम अपने अंदर झांकते हो तब तुम्हें समझ आता है कि वो बधाई क्यों दे रहा है। तुम्हारे अंदर की सोल फोर्स अब सिर्फ डैंटियन तक सीमित नहीं है, बल्कि वो तुम्हारी हर नस में बह रही है। तुम बिना सोचे अपना हाथ हवा में लहराते हो और सोल फोर्स एक धमाके के साथ दीवार में मुक्के के बराबर छेद कर देती है। सोल फोर्स प्रोजेक्शन। ये सोल सॉवरन रेल्म की पहचान है, जिसका मतलब है कि सिर्फ एक रात में तुम सोल गैदरिंग रेल्म के पीक से सीधे सोल सॉवरन रेल्म में पहुंच गए हो। हैमर स्पिरिट समझाता है कि सिल्वर स्टार क्लाउड आयरन में कुदरती सोल एनर्जी का बहुत बड़ा भंडार था। सिल्वर सोल स्पीयर बनाते वक्त डिवाइन हैमर ने उसे सोख लिया था और शरीर में लौटते ही उसने वो सारी ताकत तुम्हारे अंदर डाल दी, जिसकी वजह से कल रात वो ऊर्जा का सैलाब आया था। तुम अपना आपा पूरी तरह खोने ही वाले थे। और उस पागलपन में तुम्हारे और सेलीन के बीच जो हुआ वो असल में एक तरह की फोर्स्ड ड्यूअल कल्टिवेशन थी। तुम्हारी बहुत सी फालतू सोल फोर्स उसके अंदर चली गई, इसलिए ना सिर्फ वो महफूज है बल्कि उसे भी इस ताकत का फायदा मिला है। ये जानकर कि वो ठीक है, तुम चैन की सांस लेते हो, लेकिन उलझनें अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। ये सब बहुत अचानक और अजीब तरीके से हुआ। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि सलीम के सामने कैसे जाओगे। तभी हैमर स्पिरिट तुम्हें एक और सरप्राइज देता है। डिवाइन हैमर की फोर्जिंग एबिलिटी अब लेवल अप हो चुकी है। ये नया अल्टीमेट फोर्ज मोड न सिर्फ हर हथियार के बाद तुम्हें एनर्जी वापस देगा, बल्कि अब हर सोल वेपन बनाने पर तुम्हें 10 लक पॉइंट्स भी मिलेंगे। इसका मतलब है कि 6 और सोल वेपन्स बनाने के बाद तुम सेक्रेट टावर के पहले फ्लोर का वो 60 लक पॉइंट्स का कर्ज उतार पाओगे। पिछली बार अगर वो कर्ज ना होता तो तुम्हें कहीं ज्यादा खजाना मिलता। इसलिए अब फॉर्जिंग ही तुम्हारी तरक्की का सबसे बड़ा रास्ता है। तुम खुद को थोड़ा संभालते हो और क्लाउड वॉल्ट पेविलियन जाने की तैयारी करते हो। तभी पता चलता है कि पेट्रियार्क ने तुम्हें रिसेप्शन हॉल में बुलाया है। वहां पहुंचते ही तुम्हें एहसास होता है कि मुसीबत फिर दरवाजे पर खड़ी है। हॉल के बीचों बीच लिन फैमिली के लोग खड़े हैं। उनमें से 2 ने एक स्ट्रेचर पकड़ा हुआ है जिस पर डेरेक लिन लेटा है, जिसे तुमने कल अपाहिज कर दिया था। अभी उसकी हालत ऐसी है कि वो अपने पैर तक नहीं जोड़ पा रहा और उसका चेहरा कागज की तरह सफेद है। तुम्हें देखते ही वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। डेरेक के पास उसका बाप स्टर्लिंग लिन खड़ा है। उसकी मांगे साफ है। पहली, यन फैमिली नुकसान की भरपाई करे और 5000 स्पिरिट स्टोन्स दे। दूसरी, तुम्हें सजा के लिए लिन फैमिली के हवाले कर दिया जाए। ये सुनते ही ग्रैंड एल्डर युन और सेकंड एल्डर युन दोनों के माथे पर बल पड़ जाते हैं। ग्रैंड एल्डर युन साफ कह देते हैं कि तुम्हें सौंपने का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन पेट्रियार्क कोई सीधा जवाब नहीं देते। इसके बजाय वो उठकर तुम्हारे पास आते हैं और फैसला तुम पर छोड़ देते हैं। तुम फौरन समझ जाते हो कि वो तुम्हें मौका दे रहे हैं। तुम बस एक ही बात कहते हो, ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ है तो इसे मैं खुद ही संभालूंगा। पैट्रियार्क ये सुनकर मुस्कुराते हैं
और वहां से चले जाते हैं। मतलब साफ था, यून फैमिली तुम्हें उनके हवाले नहीं करने वाली। स्टर्लिंग लिन का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आगे क्या होगा। तुम अचानक हरकत में आते हो। पलक झपकते ही तुम स्ट्रेचर के पास पहुंचते हो और एक हाथ से डेरेक का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेते हो। स्टर्लिंग लिन गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन तुम उसे अनसुना कर देते हो। तुम खौफ से भरे डेरेक के चेहरे को देखते हो और शांति से कहते हो, अगर तुम्हें मेरे रास्ते में आने का इतना ही शौक है तो पहले ये पक्का कर लेते हैं कि तुम हिलने लायक भी ना बचो। तुम्हारी बात खत्म होते ही तुम्हारी पकड़ मजबूत होती है। एक हड्डी टूटने की आवाज आती है और डेरेक वहीं बेहोश हो जाता है। सिर्फ लिन फैमिली ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद यून क्लैन के लोग भी सन्न रह जाते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि तुम दोनों परिवारों के सामने लिन फैमिली के वारिस पर इस तरह हमला करोगे। स्टर्लिंग लिन अपना आपा खो देता है। उसकी सोल सॉवरेन ऑरा भड़क उठती है और वो तुम पर झपटता है। लेकिन ग्रैंड एल्डर यून उससे भी तेज हैं। वो तुम्हारे सामने आकर स्टर्लिंग को पीछे धकेल देते हैं। दोनों परिवारों के बीच तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। आखिर में वो अपने दांत पीसते हुए डेरेक को वहां से ले जाने पर मजबूर हो जाता है। जाते जाते वो धमकी देता है कि लिन फैमिली इस बात को कभी नहीं भूलेगी। उनके जाने के बाद ग्रैंड एल्डर यून तुम्हें तुम्हारी इस हरकत के लिए डांटते हैं। जो मामला सिर्फ हर जाने तक था, अब डेरेक को सरेआम पीटने के बाद वो लिन फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती बन चुका है। दुश्मनी अब हमेशा के लिए तय हो चुकी है। सेकेंड एल्डर यून पास से ही ताना मारते हुए कहता है, तुम अपनी ताकत का बहुत ज्यादा दिखावा करते हो और एक दिन यही तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगा, लेकिन तुमने उसे इतनी आसानी से जाने भी नहीं दिया। तुम सपाट लहजे में जवाब देते हो कि उन्हें पहले अपनी फिक्र करनी चाहिए, कहीं अगली बार घर से बाहर निकलते ही उनके साथ कुछ अनहोनी न हो जाए। ये बातें सीधे कलेजे पर लगती हैं। सेकेंड एल्डर यून का चेहरा पल भर में काला पड़ जाता है। बाकी लोग शायद इसका मतलब ना समझे, लेकिन वो अच्छी तरह जानता है कल रात उसने जितने भी आदमी भेजे थे उनमें से एक भी वापस नहीं आया और तुम यहां बिना एक खरोच के खड़े हो। सिर्फ यही बात उसे गहरे शक में डालने के लिए काफी है। और अब तुम्हारा इस तरह उसे उकसाना उसके दिल पर और भी भारी पड़ रहा है। इसी बीच ग्रैंड एल्डर यान तुम्हें आखिरी बार गंभीरता से चेतावनी देते हैं कि कुछ समय के लिए एस्टेट में ही रहो, क्योंकि लिन फैमिली इस बात को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। तुम ऊपर से तो हाँ कह देते हो, लेकिन हॉल से बाहर निकलते ही तुम सीधे अपने कमरे में जाते हो, अपने बनाए हुए वेपन्स उठाते हो और सीधे स्टेट से बाहर निकल जाते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए लिन फैमिली का बदला सिर्फ एक सिर दर्द है। बेशक, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है तेजी से अपनी ताकत बढ़ाना। अगर लिन फैमिली सच में तुम पर हमला करने की हिम्मत करती है तो ये अपनी मौजूदा ताकत को आजमाने का एक परफेक्ट मौका होगा। पर लिन फैमिली ने शायद ये सोचा भी नहीं था कि हॉल में डेरेक को धूल चटाने के बाद तुम इतनी जल्दी बाहर निकलने की हिम्मत करोगे। इसलिए इस बार रास्ते में तुम्हें एक भी रुकावट नहीं मिलती। तुम बिना किसी परेशानी के क्लाउड वॉल्ट पवेलियन पहुंचते हो और सीधे सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ते हो। कल वाला वही सिल्क के कपड़ों वाला मिडिल एज्ड मैन तुम्हें देखते ही खुशी से झूम उठता है। वजह साफ है, कल जो वेपन्स तुमने उसे बेचे थे उनमें से एक टॉप टियर वेपन उसी रात एक छोटी ऑक्शन में बहुत बड़ी कीमत पर बिका था। उसने खुद भी एक मोटा कमीशन कमाया था। तो अब जब वो तुम्हें फिर से अपनी पीठ पर वेपन्स का बंडल लादे हुए देखता है तो वो तुम्हारा स्वागत ऐसे करता है जैसे उसने साक्षात कुबेर को देख लिया हो। तुम भी बातों में वक्त बर्बाद नहीं करते और सीधे मुद्दे पर आते हुए उससे पेविलियन के सबसे बेहतरीन फॉर्जिंग मटेरियल्स दिखाने को कहते हो। तुम्हारी बात सुनते ही वो तुम्हें तुरंत थर्ड फ्लोर पर ले जाता है। ये रूम खास तौर पर बड़े लेन देन करने वाले क्लाइंट्स के लिए रिजर्व है। यहाँ दी जाने वाली चाय भी कोई मामूली चाय नहीं है, ये प्योर सोल फोर्स से भरी हुई स्पिरिट टी है। तुम आराम से उसके घूंट भरते हो और कुछ ही देर में वो आदमी 6 ब्रोकेड बॉक्सेस लेकर वापस आता है। इनके अंदर 6 अलग अलग मटेरियल्स हैं, रेयर मेटल्स, स्पेशल स्पिरिट स्टोन्स और एक मिल्की वाइट जेड। हर एक मटेरियल से एक असाधारण ऑरा निकल रहा है। इससे पहले कि तुम उन्हें करीब से देख पाते, तुम्हारे दिमाग में हैमर स्पिरिट बोल पड़ती है, इन सब को ले लो। तो तुम सीधे कीमत पूछते हो, 30,000 गोल्ड कॉइन्स। ये नंबर सुनकर एक पल के लिए तुम्हारा दिल भी धक से रह जाता है। ये यून फैमिली के पूरे साल के कल्टीवेशन बजट के बराबर है। तुम्हारी चुप्पी देखकर उस आदमी को लगता है कि डील हाथ से निकल रही है और वो मन ही मन उस मुफ्त की स्पिरिट टी के लिए पछताने लगता है। लेकिन अगले ही पल तुम अपना बंडल खोल देते हो।
उन मामूली हथियारों के बीच सबसे खास चीज है वो डार्क मार्क्स वाली धारदार हाई ग्रेड ब्लेड। उसे देखते ही उस आदमी की आंखों की चमक बदल जाती है। हाई ग्रेड मार्शल वेपन्स वैसे ही बहुत दुर्लभ होते हैं और हाई ग्रेड सोर्ड्स तो कल्टीवेटर्स के बीच सबसे ज्यादा मांग में रहती हैं। इसकी कीमत किसी मामूली नंबर में नहीं आंकी जा सकती थी। इसलिए जब तुम पूछते हो कि क्या ये काफी है, तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत डील पक्की कर लेता है। उसे डर है कि कहीं तुम अपना इरादा ना बदल लो। जैसे ही तुम वो 6 बॉक्सेस लेते हो, हैमर स्पिरिट की आवाज तुम्हारे दिमाग में गूंजती है। इन मटेरियल से कम 2 सोल वेपन्स बनने चाहिए। 2 सोल वेपन्स, 20 लक पॉइंट्स और साथ में फोर्जिंग से मिलने वाली एनर्जी, ये सब मिलाकर देखा जाए तो एक हाई ग्रेड वेपन खोना आप कोई बड़ी बात नहीं लगती। इन 6 कीमती मटेरियल्स को हासिल करने के बाद क्लाउड वॉल्ट पवेलियन का वो आदमी तुम्हें बिना मांगे एक ब्लैक गोल्ड वीआईपी कार्ड देता है। ये कार्ड ना सिर्फ क्लाउड वॉल्ट पवेलियन में बल्कि पूरे एम्पायर में उनकी हर ब्रांच और जुड़े हुए बिजनेसेस पर डिस्काउंट दिलाता है। तुम्हारे पास इसे मना करने की कोई वजह नहीं है। आखिर डिवाइन हैमर की फोर्जिंग तुम्हारे साथ है, तो आगे चलकर तुम्हें क्लाउड वॉल्ट पेविलियन के साथ और भी बहुत काम पड़ेगा। मैनेजर ऊपर से तो तुम्हें बड़े प्यार से विदा करता है, लेकिन उसके मन में शक पैदा होने लगा है। आखिर तुम, जो यून फैमिली के सिर्फ एक दामाद हो, एक के बाद एक इतने बेहतरीन वेपन्स लेकर आ रहे हो और इतने सारे फॉर्जिंग मटेरियल्स लेकर जा रहे हो। उसे यकीन हो चला है कि तुम्हारे पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा हिडन वेपन फोर्जर खड़ा है, लेकिन तुम्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लाउड वॉल्ट पेविलियन से निकलने के बाद तुम सीधे अपने कमरे में पहुंचते हो और एक साथ 6 के 6 बॉक्सेस खोल देते हो। अंदर कुल 6 मटेरियल्स हैं, एक मिल्की वाइट जेड, 2 स्पेशल मेटल्स और अलग अलग खूबियों वाले 3 स्पिरिट स्टोन्स। इनमें से जिसे तुम पहली नज़र में पहचान पाते हो वो है गहरे नीले रंग का वाटर स्पिरिट स्टोन। ऐसे एट्रीब्यूट स्टोन्स बहुत दुर्लभ होते हैं जिनमें शुद्ध जल की ऊर्जा होती है। फॉर्जिंग में इस्तेमाल होने पर ये अक्सर वाटर एलिमेंट वाले वेपन्स ही बनाते हैं। ज्यादा सोचे बिना तुम अपना हाथ उठाते हो और डिवाइन हैमर को अपना काम शुरू करने देते हो, और वो तुम्हें निराश नहीं करता। पहला ही नतीजा एक स्पिरिट ग्रेड सोल वेपन है, वाटर रिपल स्पिरिट सोर्ड। इसकी ब्लेड पर गहरे नीले रंग के पैटर्न्स लहरों की तरह बने हुए हैं और इसके सामने आते ही कमरे का तापमान कुछ डिग्री गिर जाता है। हवा में एक हल्की सी नमी और ठंडक महसूस होने लगती है। तुम उस तलवार को देखते रह जाते हो, तुम्हारा दिल जोरों से धड़क रहा है। 6 मटेरियल्स के लिए 30,000 गोल्ड कॉइन्स और पहले ही मटेरियल से एक सोल वेपन मिल गया। साफ है कि यह सौदा फायदेमंद रहा, लेकिन इसके बाद के नतीजे उतने शानदार नहीं रहे। तुम लगातार 4 बार और फोर्जिंग करते हो। शुक्र है कि इनमें से कोई भी लो ग्रेड वेपन नहीं निकला, लेकिन हर एक वेपन मिड ग्रेड ही बना। अगर हिसाब लगाया जाए तो इन चारों वेपन्स की कुल कीमत शायद उन मटेरियल्स की असल कीमत के बराबर भी नहीं होगी। सीधे शब्दों में कहें तो इन 4 फॉर्जेस में तुम्हें नुकसान हुआ है, फिर भी ये पूरी तरह से घाटा नहीं है। तुम्हें इस बैच से एक सोल वेपन तो मिल ही चुका है और हर बार फॉर्जिंग खत्म होने पर डिवाइन हैमर तुम्हें ऊर्जा का एक हिस्सा वापस देता है। ये कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि तुम अपनी सोल फोर्स को धीरे धीरे बढ़ते हुए साफ महसूस कर सकते हो। सिर्फ कल्टीवेशन के नजरिए से देखा जाए तो ये कोशिशें बेकार नहीं गईं। फिर भी हैमर स्पिरिट ने साफ कहा था कि इन 6 मटेरियल से कम 2 सोल वेपन्स निकलेंगे, लेकिन पहले 5 में से सिर्फ एक ही मिला है तुम्हें। शक होने लगता है कि कहीं वो तुम्हें बातों में तो नहीं उलझा रही, पर हैमर स्पिरिट बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं है। वो बस तुम्हें याद दिलाती है कि अभी एक मटेरियल बचा हुआ है, वो सबसे साधारण दिखने वाला लेकिन फिर भी सबसे अलग, मिल्की वाइट जेड। पहले तुम्हें लगा था कि ये सिर्फ एक खूबसूरत दिखने वाला पत्थर है जिसका ऑरा थोड़ा अलग है, लेकिन हैमर स्पिरिट की अगली बात तुम्हें पूरी तरह से चौंका देती है, क्योंकि वो बताती है कि ये कोई मामूली जेड नहीं है, ये एक स्पेशल सोल जेड है। पिछले 5 मटेरियल्स को मिला दिया जाए तो भी वे इसकी कीमत के एक छोटे से हिस्से के बराबर भी नहीं है। क्लाउड वॉल्ट पवेलियन ने इसे तुम्हारे ऑर्डर के साथ सिर्फ इसलिए जोड़ दिया क्योंकि उन्होंने इसे गलती से एक मामूली एम्प्टी स्पिरिट जेड समझ लिया था। स्पेशल सोल जेड और एम्प्टी स्पिरिट जेड एक ही जगह से पैदा होते हैं और दिखने में लगभग एक जैसे होते हैं। एक साधारण सोल कल्टीवेटर के लिए इनमें फर्क करना नामुमकिन है, लेकिन एक असली स्पेशल सोल जेड के अंदर वास्तविक स्पेशल एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसकी कीमत मामूली मटेरियल से कहीं ऊपर है। ये सुनकर उस जेड को देखने का तुम्हारा नजरिया ही बदल जाता है और यकीनन फॉर्जिंग का ये राउंड पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही डिवाइन हैमर का प्रहार होता है, तुम्हारे सामने की जगह साफ तौर पर मुड़ने लगती है। कमरे की हर चीज उसके साथ थरथराने लगती है।
इसके बाद जो फोर्जिंग शुरू होती है वो पहले की किसी भी फोर्जिंग से कहीं ज्यादा लंबी है। पूरा 1 घंटा बीत जाता है और डिवाइन हैमर अभी भी प्रहार किए जा रहा है। थकान के मारे तुम्हारी आंखें भारी होने लगती हैं, इसलिए तुम देखना छोड़ देते हो और बिस्तर पर चौकड़ी मारकर बैठ जाते हो और अपनी कल्टीमेशन टेक्निक चलाते हुए ध्यान में मग्न हो जाते हो। तुम दिन के उजाले से लेकर आधी रात तक उसी मुद्रा में रहते हो, जब तक कि चांद आसमान में ऊंचा नहीं चढ़ जाता। अचानक कमरे की खामोशी एक हल्की सी आवाज से टूटती है। जैसे ही तुम अपनी आंखें खोलते हो, एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी तुम्हारी आंखों के सामने छा जाती है। ठीक उसी पल क्लाउड रिवर सिटी के ऊपर बिजली जोर से कड़कती है। काले घने बादल खामोशी से नीचे झुकाते हैं। उनका साया इतना भारी है कि शहर का लगभग हर इंसान डर कर जाग जाता है। पर अजीब बात यह है कि बिजली तो बहुत देर तक कड़कती रहती है, लेकिन बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरती। ये तूफान अचानक आता है और अचानक ही गायब हो जाता है और शहर के लोग हैरानी से आसमान को ताकते रह जाते हैं। इसी बीच उसी वक्त युन फैमिली का पेट्रियार्क भी इस नज़ारे को देख रहा है। वो अपने आंगन के गलियारे में खड़ा है। उसके पास एक काली पोशाक वाला आदमी खड़ा है जो जाहिर तौर पर तुम्हारी हर हरकत की रिपोर्ट दे रहा है। वो काला लिबास वाला आदमी उसे बताता है, आपने अभी डेरेक लिन को हराया ही था कि आप सीधे एक बंडल लेकर दोबारा क्लाउड वॉल्ट पवेलियन पहुंच गए। ये खबर सुनकर पेट्रियार्क की धुंधली आंखों में एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे धीरे धीरे यकीन होने लगा है कि शायद तुम्हारे पास वही चीज है जिसका वो इंतजार कर रहा था। वो काला लिबास वाला आदमी फिर रिपोर्ट देता है कि एक और ग्रुप को मौत के मुंह में धकेल दिया गया है। पेट्रियार्क बस धीरे से कहता है, उन्हें वहां तैयारी शुरू करने के लिए कहो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत पुरानी साजिश अब अपने आखिरी अंजाम की ओर बढ़ रही है। बात करते करते वो बड़ी बेरुखी से एक पिंजरे में बंद चिड़िया के पंख में बांस की सुई चुभो देता है और उसकी दर्दनाक चीखें बड़े शांत चेहरे के साथ सुनता है। उधर तुम्हारे कमरे में तुम्हारा पूरा ध्यान अब किसी और ही चीज ने खींच लिया है, क्योंकि इस बार डिवाइन हैमर ने कोई ब्लेड, स्पीयर या सॉर्ड नहीं बनाई है। ये एक दूधिया सफेद रंग की पारदर्शी जेड रिंग है। और सबसे जरूरी बात, डिवाइन हैमर तुम्हें सिर्फ एक मैसेज भेजता है, हेवन टियर सोल वेपन, द स्पेशियल सोल रिंग। उस पल तुम सदमे के मारे लगभग बेहोश होने वाले होते हो। एक हेवन टियर सोल वेपन? क्लाउड रिवर सिटी तो छोड़ो, शायद पूरे एजोर एम्पायर में इसके जैसा दूसरा कोई हथियार ना हो। तुम झपट्टा मारकर उस रिंग को अपनी मुट्ठी में दबोच लेते हो। तुम्हें डर है कि 1 सेकंड की देरी भी उसे गायब कर सकती है। जैसे ही तुम उसे छूते हो, रिंग तुरंत रिस्पॉन्स करती है। वो ब्लड बॉन्ड के लिए तैयार है। तुम बिना देर किए अपनी उंगली काटते हो और उस पर खून की एक बूंद टपका देते हो। जैसे ही खून सोख लिया जाता है, एक गहरा रिश्ता तुरंत बन जाता है और जानकारियों का एक सैलाब तुम्हारे दिमाग में उमड़ पड़ता है। ये स्पेशियल सोल रिंग असल में एक बहुत ही दुर्लभ स्पेशियल सोल आर्टिफैक्ट है। इसके अंदर अपनी खुद की एक पॉकेट स्पेस है जिसमें हर तरह की चीजें, यहां तक कि जिंदा जीव भी रखे जा सकते हैं। सिर्फ इसी खूबी की वजह से इसकी कीमत का अंदाजा लगाना नामुमकिन है और ये तो इसकी सबसे बुनियादी ताकत है। इसमें 3 सोल टेक्निक्स भी छिपी हैं। पहली, स्पेस स्वॉप। 30 मीटर के दायरे में तुम पलक झपकते ही किसी भी दूसरे जिंदा जीव के साथ अपनी जगह बदल सकते हो। हालांकि हर इस्तेमाल के बाद इसे आधे महीने का कूलडाउन चाहिए। दूसरी, वॉइड श्राउड, जो तुम्हें कुछ देर के लिए शून्य यानी वॉइड में खींच लेती है और जब तक तुम अपनी सोल फोर्स का इस्तेमाल नहीं करते, ये लगभग 15 मिनट तक बनी रह सकती है। तीसरी, स्पेस शैटर। हालांकि ये तब तक पूरी तरह जागृत नहीं होगी जब तक तुम हेवन सोल रेल्म तक नहीं पहुंच जाते। ये सारी जानकारी पाकर तुम अपनी सांस लेना तक भूल जाते हो। एक स्पेशल सोल आर्टिफैक्ट अपने आप में ही यकीन से परे है और यहां तो इसमें 3 सोल टेक्निक्स भी हैं। तुमने ऐसी चीजों के बारे में सिर्फ पुरानी किताबों में पढ़ा था, कभी सोचा नहीं था कि ऐसी कोई चीज सच में तुम्हारे हाथ लग जाएगी। लेकिन इससे पहले कि तुम इस पल का पूरा आनंद ले पाते, हैमर स्पिरिट अचानक बीच में टोकती है। उसका लहजा बदला हुआ है। अभी अभी इस स्पेशल सोल रिंग ने लगभग एक पूरी थंडर ट्रिब्यूलेशन को नीचे बुला लिया था। हालांकि ज्यादातर ऊर्जा बिखर गई, लेकिन कुछ अवशेष अभी भी बाकी हैं। इससे पहले कि वो अपनी चेतावनी पूरी कर पाती, डिवाइन हैमर तेजी से वापस तुम्हारे शरीर में समा जाता है। अगले ही पल वही जानी पहचानी और भयानक जलन का एहसास तुम्हारे अंदर फिर से धमाका करता है। ये एहसास पिछली रात जैसा ही है, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा बुरा। तुम्हारे शरीर की हर एक मेरिडियन आग से भरी हुई महसूस हो रही है।
तुम्हारा मांस, तुम्हारी हड्डियां और तुम्हारे अंग बुरी तरह कांप रहे हैं। तुम दर्द के मारे वहीं चिल्ला उठते हो और फर्श पर तड़पने लगते हो। लेकिन इस बार उस विस्फोटक ऊर्जा के बोझ को बांटने के लिए तुम्हारे पास कोई नहीं बचा है। तुम्हारे पास इसे अकेले सहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और तुम पूरी रात इसे बर्दाश्त करते हो। जब आसमान में उजाला होने लगता है तब जाकर वो जलन धीरे धीरे कम होती है। तुम पसीने से लथपथ फर्श पर पड़े हो, शरीर पूरी तरह टूट चुका है। यहां तक कि सांस लेना भी भारी लग रहा है। आखिर में तुम बिस्तर तक भी नहीं पहुंच पाते और वहीं फर्श पर बेहोश हो जाते हो। इस बार तुम पूरे 1 दिन और रात तक सोते रहते हो। जब तुम्हारी आंख खुलती है तो सेलीन तुम्हारे दरवाजे को जोर जोर से खटखटा रही होती है। वो गलियारे से कई बार आवाज देती है। उसकी आवाज में तनाव साफ है। पहले तो तुम नींद में होते हो, लेकिन जैसे ही तुम उसके मुंह से सुनते हो, आज स्काई सोल सेक्ट सिलेक्शन ट्रायल है, तुम झटके से जाग जाते हो और तुरंत उठ खड़े होते हो। हाथ मुंह धोते और तैयार होते समय तुम्हें अचानक एहसास होता है कि उस दर्दनाक अनुभव के बाद तुमने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया है। तुम सोल सोवरेन रेल्म के अर्ली स्टेज से सीधे ग्रेट परफेक्शन स्टेज पर पहुंच गए हो। इसका मतलब है कि कल रात का वो भयानक दर्द जितना खतरनाक था उतना ही बड़ा इनाम भी दे गया। लेकिन अभी जश्न मनाने का वक्त नहीं है, क्योंकि स्काई सोल सेक्ट सिलेक्शन ट्रायल पहले ही शुरू हो चुका है। अगर तुम अभी नहीं गए तो तुम्हारी मेहनत से हासिल की हुई जगह बेकार चली जाएगी। तुम दौड़कर युन एस्टेट के सामने पहुंचते हो, जहां ग्रैंड एल्डर युन, सेकंड एल्डर युन और यान क्लैन के कई सीनियर मेंबर्स पहले से इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें देखते ही सेकंड एल्डर युन अपनी आदत से मजबूर होकर ताना मारने से बाज नहीं आते। तुम उन पर ध्यान नहीं देते और बस ग्रुप से माफी मांग लेते हो। ग्रैंड एल्डर युन बात को ज्यादा नहीं खींचते और बस इतना बताते हैं कि पेट्रियार्क की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए इस बार वो ही ग्रुप को लीड करेंगे। इसके साथ ही वो युन क्लैन को आगे ले जाते हैं। रास्ते में तुम सेलीन से बात करने की कोशिश करते हो, लेकिन वो बस तुम्हारी तरफ एक नजर देखती है। उसकी आंखों में कई अनकहे जज्बात हैं। फिर वो अपनी नजरें फेर लेती है और उसके चेहरे पर वही पुरानी ठंडी बेरुखी छा जाती है। ये देखकर तुम बस बेबस होकर रह जाते हो। जाहिर है कल रात जो कुछ भी हुआ वो उसे इतनी आसानी से भुलाने के लिए तैयार नहीं है। स्काई सोल सेक्ट सिलेक्शन ट्रायल क्लाउड ड्राइवर सिटी के सेंट्रल प्लाजा में हो रहा है। जब तुम वहां पहुंचते हो तो पूरा इलाका लोगों के समंदर में तब्दील हो चुका है और दर्शकों की भीड़ ने प्लाजा के कोनों को भर दिया है। प्लाजा के बीचों बीच बने पुल को पार करते हुए तुम्हें कई जाने पहचाने चेहरे दिखते हैं। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला लिन फैमिली का ग्रुप है, खासकर स्टर्लिंग लिन। जब से तुमने सबके सामने डेरेक को हराया है, स्टर्लिंग की तुम्हारे लिए नफरत और मारने की इच्छा को दबाना नामुमकिन हो गया है। और तो और तुमने उसके ठीक बाद एस्टेट छोड़कर उसके मुंह पर एक और तमाचा जड़ दिया था। उसने खुद 2 दिन और 2 रातों तक यून एस्टेट के बाहर पहरा दिया, लेकिन तुम बाहर ही नहीं आए, जिससे उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अब तुम्हें दोबारा देखकर उसकी नजरें ऐसी हैं जैसे वो तुम्हें जिंदा निगल जाएगा, लेकिन तुम लिन फैमिली को बस एक बेपरवाह नजर से देखते हो और उसकी तरफ दोबारा मुड़कर भी नहीं देखते। तुम्हारी ये बेरुखी उसे किसी भी उकसावे से ज्यादा चुभती है। ये नफरत उसे पागल कर रही है, लेकिन चूंकि ये सिलेक्शन ट्रायल की जगह है, इसलिए स्टर्लिंग को अपना गुस्सा पीना पड़ता है। जल्द ही स्काई सोल सेक्ट के 3 एनवॉयज प्लाजा के सामने बने पवेलियन पर आते हैं। उनका लीडर काले बालों वाला एनवॉय नियमों का ऐलान करता है। इस ट्रायल के 2 राउंड्स होंगे, पहला सोल फोर्स का टेस्ट और दूसरा कॉम्बैट टेस्ट। जिन लोगों ने प्रिलिमिनरीज पास की है या जिनके पास प्री असाइंड स्पॉट है, उनकी कुल संख्या 580 है। राउंड 1 2020 के ग्रुप में होगा। हर ग्रुप पहले क्रिस्टल ऑर्ब का इस्तेमाल करके अपनी सोल फोर्स स्ट्रेंथ टेस्ट करेगा। टॉप 5 आगे बढ़ेंगे और फिर सीधे सोल फोर्स शोडाउन में मुकाबला करेंगे, जहां से हर ग्रुप के सिर्फ 2 खिलाड़ी ही आगे जा पाएंगे। जैसे ही नियमों का ऐलान होता है, प्लाजा में मौजूद कई युवा प्रतियोगियों के चेहरे उतर जाते हैं। इसका मतलब है कि 20 में से सिर्फ 2 ही बचेंगे। ये वाकई एक बेरहम एलिमिनेशन रेट है। पहला ग्रुप जल्दी ही शुरू होता है। यन फैमिली का ईथन यन उनमें से एक है। वो प्रदर्शन तो ठीक करता है, लेकिन आखिर में सोल फोर्स शोडाउन में हार जाता है और आगे बढ़ने से बस 1 कदम दूर रह जाता है। ग्रैंड एल्डर यन और बाकी सब वाकई निराश दिखते हैं। दूसरी तरफ लिन फैमिली इस मौके का फायदा उठाकर उनकी तरफ ताने भरे अंदाज में देखती है, जिससे युन क्लैन का मूड और भी खराब हो जाता है। दूसरे ग्रुप में डोंग फैमिली का सबसे बड़ा टैलेंट जेवियर डोंग आगे आता है। जैसे ही वो स्टेज पर कदम रखता है, वो अपनी जबरदस्त सोल फोर्स दिखाता है,
जो आम स्तर से कहीं ऊपर है। क्रिस्टल ऑर्ब से निकलने वाला रोशनी का खंभा अकेले ही ऊपर की तरफ भागता है और करीब 5 मीटर तक पहुंच जाता है, जिसे देखकर पूरी भीड़ दंग रह जाती है। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि बाद में हुए सोल फोर्स शोडाउन में वो अकेले ही अपने चारों विरोधियों को पीछे धकेल देता है, और ये सब वो इतनी आसानी से करता है जैसे ये कोई मामूली काम हो। डोंग फैमिली गर्व से फूली नहीं समाती और मुकाबला देख रहे अनगिनत युवाओं को अब समझ आता है कि एक असली टॉप टियर प्रोडिजी कैसा होता है। अब तीसरे ग्रुप की बारी आती है और इसमें लिन फैमिली का सबसे बड़ा टैलेंट ग्रिफिन लिन और तुम साथ हो। जैसे ही ग्रिफिन स्टेज पर आता है, भीड़ उत्साह से चिल्लाने लगती है। वो हमेशा से स्टर्लिंग लिन का सबसे चहेता बेटा और अपनी पीढ़ी का सबसे ताकतवर योद्धा रहा है। जाहिर है सबकी निगाहें उसी पर हैं। और उसके बगल में खड़े होने की वजह से तुम एक बिल्कुल अलग वजह से सबकी नजरों का केंद्र बन जाते हो। आखिर तुमने डेरेक को अपाहिज जो किया था और पूरी लिन फैमिली तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहती है। टेस्ट शुरू होते ही तुम पहले खुद को थोड़ा रोक कर रखते हो और अपनी पूरी सोल फोर्स का इस्तेमाल नहीं करते। ये डर की वजह से नहीं, बल्कि एक सहज सावधानी है। सोल सॉवरन रेल्म के तुम्हारे करंट ग्रेट परफेक्शन लेवल और थंडर गॉड फिजिक की ताकत को देखते हुए अगर तुम पूरी जान लगा देते तो तुम्हारे सामने रखा क्रिस्टल ऑर्ब चकनाचूर हो सकता था। इसलिए शुरुआत में तुम बस थोड़ी सी सोल फोर्स डालते हो, जिससे तुम्हारी रोशनी का खंभा मुश्किल से आधा मीटर ही ऊंचा उठ पाता है। ये देखकर ग्रिफिन वहीं हंसने लगता है। उसे यकीन हो जाता है कि तुम कोई खास नहीं हो, और वो यहां तक कह देता है कि तुमने उसके भाई को किसी घटिया चाल से हराया था, न कि अपनी काबिलियत से। कई दर्शक भी उलझन में हैं कि तुम इतना पीछे क्यों रह गए हो। लेकिन अगले ही पल तुम खुद पर से पूरा कंट्रोल हटा लेते हो। एक धमाके के साथ वो खंभा जो सबसे पीछे था किसी ज्वालामुखी की तरह फटता है और सीधे आसमान की तरफ जाता है। पलक झपकते ही वो ग्रिफिन के खंभे को पार कर जाता है, जो अब तक सबसे ऊपर था। वो रुकता नहीं है और 5, 6, 7, 8 मीटर को पार करते हुए करीब 10 मीटर तक पहुंच जाता है। इस मंजर को देखकर पूरा प्लाजा सन रह जाता है। यहां तक कि पवेलियन पर बैठे स्काई सोल सेक्ट के तीनों एनवॉयज भी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि 5 मीटर को छूना ही जीनियस होने की निशानी मानी जाती है। 20 साल की उम्र से पहले 5 मीटर पार करना बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन तुम्हारा खंबा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और 10 मीटर की तरफ बढ़ रहा है। ग्रिफिन का आपा खो जाता है। उसके चेहरे पर साफ हैरानी है और वो पागलों की तरह अपनी सारी ताकत क्रिस्टल ऑर्ब में झोंक देता है। फिर भी उसका खंभा 4.9 मीटर पर आकर अटक जाता है और 1 इंच भी ऊपर नहीं बढ़ता। तभी अचानक एक तेज कड़कने की आवाज आती है। तुम्हारे सामने वाला क्रिस्टल ऑर्ब इतना दबाव झेल नहीं पाता और उसमें दरारें पड़ जाती हैं और वो पूरी तरह बिखर जाता है। ग्रिफिन को तुरंत मौका मिल जाता है और वो चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारा ऑर्ब टूट चुका है, इसलिए ये टेस्ट मान्य नहीं होना चाहिए। भीड़ में भी कई लोग सोचने लगते हैं कि शायद मशीन में ही कोई खराबी थी, लेकिन पवेलियन पर मौजूद एनवॉयज का रिएक्शन कुछ और ही है। वो तुम्हें ऐसे देख रहे हैं जैसे उन्हें कोई बेशकीमती खजाना मिल गया हो, यहां तक कि उनके बात करने का अंदाजा भी बदल जाता है। आखिर में काले बालों वाला एनवॉयस सबके सामने ऐलान करता है, तीसरा ग्रुप काय, पहला स्थान, सीधे अगले राउंड के लिए क्वालिफाई। ग्रिफिन इसे मानने से इनकार कर देता है और गुस्से में पूछता है कि क्या स्काई सोल सेक्ट अपनी मनमानी कर रहा है। वो इसे नाइंसाफी बताता है, लेकिन इस बार उसका सामना लिन फैमिली के किसी बड़े से नहीं बल्कि स्काई सोल सेक्ट के एनवॉय से था। तीनों के चेहरे ठंडे पड़ जाते हैं और उनका सिर्फ एक जुमला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, उसे चुप कराने के लिए काफी था। अब तक सबको समझ आ चुका था कि तुम्हारा क्रिस्टल ऑर्ब खुद से नहीं टूटा था, बल्कि तुम्हारी खौफनाक सोल पावर ने उसे चकनाचूर कर दिया था। जब तुम नीचे उतरते हो तो ग्रैंड एल्डर युन अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाते और तुम्हारी तारीफ करते हैं। इधर सेलीन पूरे वक्त अपना सिर झुकाए अपनी ही सोच में डूबी रहती है। इसके बाद ग्रिफिन बाकी सबको सोल फोर्स शोडाउन में कुचल देता है और वो भी आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसकी जीत तुम्हारी चमक के आगे फीकी पड़ जाती है जैसे जैसे राउंड 1 आगे बढ़ता है। जब सेलीन की बारी आती है तो एक बार फिर सब हैरान रह जाते हैं। उसकी सोल फोर्स का खंभा सीधे 7 मीटर तक जाता है, जो बाकी सभी प्रतियोगियों से कहीं ज्यादा है। इस नतीजे के बाद कई लोग तुम दोनों पति पत्नी की तरफ अजीब नजरों से देखने लगते हैं। एक ने 10 मीटर पर ऑर्ब तोड़ दिया और दूसरी ने आसानी से 7 मीटर छू लिया। और कमाल की बात यह है कि तुम दोनों शादीशुदा हो। लोगों का हैरान होना तो लाजमी है। राउंड 1 खत्म होने के बाद अब सिर्फ 62 प्रतियोगी बचे हैं।
इसके तुरंत बाद राउंड 2 यानी कॉम्बैट ट्रायल शुरू होता है। काले बालों वाला ऑनवॉय मेज और ओब्स हटवा देता है और उनकी जगह स्काई सोल सेक्ट के बनाए हुए 7 कॉम्बैट पपेट्स ले आते हैं। हर पपेट में सफेद क्रिस्टल्स जड़े हुए हैं। 3 मिनट के अंदर एक भी क्रिस्टल गिरा देने का मतलब है कि तुम पहला स्टेज पार कर गए हो। पपेट्स को देखकर कई युवा प्रतियोगियों को उम्मीद जागती है कि शायद ये इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जैसे ही पहले 7 लोग प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हैं, उन्हें हकीकत का अंदाजा हो जाता है। एक्टिवेट होते ही वो पपेट्स इतनी तेजी से हमला करते हैं कि प्रतियोगियों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। महज 2 मिनट में 7 को प्लेटफॉर्म से बाहर फेंक दिया जाता है। क्रिस्टल गिराना तो दूर, वो ठीक से बचाव तक नहीं कर पाते। प्लाजा का माहौल अचानक बदल जाता है। जिन प्रतियोगियों की बारी अभी नहीं आई थी, उनके चेहरे पीले पड़ जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आता है कि स्काई सोल सेक्ट का ये ट्रायल कोई मजाक नहीं है, ये हर मायने में सर्वाइवल का टेस्ट है। और इसी भारी दबाव के बीच दूसरा ग्रुप स्टेज पर आता है, जिसमें ग्रिफिन भी शामिल है। इस बार वो अपने अंदर भरे गुस्से और चिढ़ के साथ आगे बढ़ता है। जैसे ही एनवॉय मुकाबला शुरू करने का इशारा करता है, ग्रिफिन पिछले 7 लोगों की तरह मार खाने का इंतजार नहीं करता, बल्कि वो सीधे पपेट पर हमला बोल देता है। एक जोरदार आवाज के साथ वो पपेट के मुक्के का जवाब मुक्के से देता है और फिर एक फुर्तीली किक मारता है, जिससे पपेट एक कदम पीछे हट जाता है। भीड़ जोश से चिल्ला उठती है। पिछले 7 लोग बेबस थे, लेकिन ग्रिफिन ने पहली ही भिड़ंत में पपेट को पीछे धकेल दिया। ये अंतर साफ था। जल्द ही पूरे प्लाजा में तालियों की गूंज तेज हो जाती है और सब एक ही नाम चिल्लाने लगते हैं, ग्रिफिन, ग्रिफिन, ग्रिफिन। और अपनी साख के मुताबिक ग्रिफिन भीड़ को निराश नहीं करता। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है, वो अपने पपेट पर पूरी तरह हावी हो जाता है। जहां बाकी लोग सिर्फ मार खा रहे थे, ग्रिफिन न सिर्फ हमलों का जवाब दे रहा था, बल्कि अपनी ताकत के दम पर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर रहा था। 1 मिनट के अंदर ही एक जोरदार प्रहार के साथ वो पपेट से एक सफेद क्रिस्टल नीचे गिरा देता है। ग्रिफिन सबसे पहले आगे बढ़ता है। उसके ग्रुप के बाकी 6 लोग अभी भी अपने पपेट से बुरी तरह पिट रहे थे और एक भी क्रिस्टल नहीं गिरा पाए थे। देखते ही देखते वो सब एक एक करके प्लेटफॉर्म से बाहर हो जाते हैं। इस सब के बीच ग्रिफिन का प्रदर्शन और भी शानदार लगता है। मुकाबला देख रहे कई युवा उसे अब प्रशंसा भरी नजरों से देखते हैं। प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर वो इस वाहवाही का पूरा मजा लेता है। फिर दिखावा करते हुए वो जानबूझकर तुम्हारी तरफ देखता है। उसकी आंखों में हिकारत और उकसावा साफ है, लेकिन तुम उसकी तरफ देखते तक नहीं। इस वक्त तुम्हारा सिर झुका हुआ है और तुम्हारी उंगलियां धीरे धीरे हिल रही हैं, जैसे तुम कुछ हिसाब लगा रहे हो। तुम्हारे चेहरे पर घबराहट का नामो निशान नहीं है, बल्कि तुम बिल्कुल खोए हुए से लग रहे हो। ये देखकर ग्रिफिन का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है और वो बुदबुदाता है, साला कचरा कहीं का। तभी पवेलियन से ऑनवॉय की आवाज फिर गूंजती है, ग्रुप 3। जैसे ही सबसे पहले काई का नाम पुकारा जाता है, पूरे प्लाजा की अनगिनत निगाहें एक साथ तुम पर टिक जाती हैं। आखिर सोल फोर्स टेस्ट में तुमने एक ही बार में क्रिस्टल ऑब को 10 मीटर तक पहुंचाकर उसे चकनाचूर जो कर दिया था। इतना काफी है कि तुम्हारा नाम सबके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए। अब कॉम्बैट राउंड शुरू हो चुका है और हर कोई देखना चाहता है कि इस बार तुम कितनी दूर तक जा पाते हो। इधर ग्रिफिन लगातार करीब आ रहा है। उसकी नज़र में तुम्हारा सोल फोर्स टेस्ट चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना रहा हो, वो तुम्हारी असली कॉम्बैट पावर को नहीं दर्शाता। तुम्हारे सामने खड़ा ये कॉम्बैट पपेट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। अगर तुम अब तक सिर्फ झूठ बोल रहे थे, तो ये राउंड तुम्हारी असलियत सबके सामने ले आएगा। अब तुम्हारी बारी आती है। तुम अपना सिर उठाते हो और प्लेटफॉर्म पर रखे उस कॉम्बैट पपेट को देखते हुए धीरे से बड़बड़ाते हो, इसे तोड़ने से बचने के लिए मुझे अपनी कितनी पावर रोकनी चाहिए। आखिर में तुम्हें यह सवाल भी बोरियत भरा लगता है, तो तुम बस अपना सिर झटकते हो और सीधे प्लेटफॉर्म की ओर चल देते हो। जल्द ही तुम्हारे साथ 7 और कंपेटिटर्स प्लेटफॉर्म पर अपनी पोजीशन ले लेते हैं। हमेशा की तरह ब्लैक हेड ऑनवॉय मुकाबले की शुरुआत करने ही वाला होता है, लेकिन तभी तुम अपना हाथ उठाकर उसे रोक देते हो। तुम पूछते हो, क्या मैं पहले एक सवाल पूछ सकता हूं? वो ब्लैक हेड एनवॉय तुमसे पहले ही काफी प्रभावित है, इसलिए उसे बुरा नहीं लगता और वो मुस्कुराते हुए पूछता है, तुम क्या जानना चाहते हो? तुम अपने सामने वाले कॉम्बैट पपेट को देखते हो और तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता आ जाती है। तुम पूछते हो, अगर गलती से ये टूट गया तो मुझे इसके पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे ना? ये सवाल सुनते ही पूरी भीड़ एक पल के लिए सन्न रह जाती है और कई चेहरों पर अजीब से भाव आने लगते हैं।
इसे तोड़ना? ये वही कॉम्बैट पपेट है जिसे स्काई सोल सेक्ट अपने ट्रायल्स के लिए इस्तेमाल करता है, जिससे एक साधारण सोल गैदरिंग रियल्म का योद्धा या यहां तक कि सोल सॉवरन रियल्म के लोग भी आसानी से नहीं जीत पाते, और यहां तुम इसे तोड़ने की चिंता कर रहे हो। ग्रिफिन वहीं खड़े खड़े तुम्हारा मजाक उड़ाता है। क्या बकवास है, लेकिन तुम उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हो और अभी भी ब्लैक हेड एनवॉय के जवाब का इंतजार करते हो। वो एनवॉय भी एक पल के लिए ठिठक जाता है, फिर हंसते हुए कहता है, अगर तुम वाकई इसे तोड़ सकते हो तो शौक से तोड़ो, तुम्हें एक गोल्ड कॉइन भी नहीं देना होगा। तुम राहत की सांस लेते हुए कहते हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही ऑनवॉय के मुंह से टाइमर शुरू होने के शब्द निकलते हैं, प्लेटफॉर्म पर एक जोरदार धमाका होता है। ये आवाज इतनी अचानक और इतनी तेज थी कि वो ब्लैक हेड ऑनवॉय भी एक सेकंड के लिए सहम गया। पूरी भीड़ एक साथ चौंक जाती है और सबकी नजरें प्लेटफॉर्म की ओर घूम जाती हैं। अगले ही पल भीड़ में मौजूद हर चेहरा सुन्न पड़ जाता है, क्योंकि तुम पहले ही पपेट के सामने खड़े हो, और वो कॉम्बैट पपेट जो कुछ सेकंड पहले बिल्कुल ठीक था, अब जमीन पर टुकड़ों में बिखरा पड़ा है। उसका लकड़ी का शरीर इस कदर चकनाचूर हो गया है कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता। उसके अंदर लगे व्हाइट क्रिस्टल्स फर्श पर खनकते हुए इधर उधर बिखर जाते हैं। तुमने वाकई उसे सिर्फ एक पंच में ढेर कर दिया। पूरे प्लाजा में पहले तो मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है और फिर शोर का एक सैलाब उमड़ पड़ता है। हैरानी, अविश्वास और दंग रह गए चेहरे। हजारों आंखें एक साथ तुम्हें देख रही हैं। कई लोग तो बिना सोचे अपनी आंखें मलने लगते हैं, जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही ना हो रहा हो। लेकिन वो चाहे कितनी भी आंखें मल लें, वो टूटा हुआ पपेट और जमीन पर बिखरे क्रिस्टल्स एक कड़वी हकीकत की तरह सबके सामने थे। वो ब्लैक हेयर्ड ऑनवॉय भी कुछ पल की खामोशी के बाद खुद को संभालता है। वो तुम्हें बिना किसी शब्द के देखता रह जाता है, लेकिन तुम पहले बोल पड़ते हो, जैसे तुम्हें डर हो कि वो अपनी बात से मुकर ना जाए। तुम उसे याद दिलाते हुए कहते हो, सीनियर, आपने कहा था कि मुझे इसके पैसे नहीं देने होंगे। ये सुनकर वो ब्लैक हेयर्ड एनवॉय और उसके पीछे खड़े दो लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते। राइली सोचता है, ये बच्चा तो साक्षात एक मॉन्स्टर है। और ठीक उसी पल भीड़ को चीरती हुई एक तीखी और कड़वी आवाज सुनाई देती है। नामुमकिन, इस कचरे ने जरूर कोई धोखाधड़ी की है। सब उस आवाज की तरफ मुड़ते हैं और वो ग्रिफिन है। खुद अभी अभी एक कॉम्बैट पपेट से लड़ने के बाद वो किसी भी और से बेहतर जानता है कि वो चीजें कितनी मजबूत होती हैं, और यही वजह है कि वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि तुमने उसे अपनी असली ताकत से तोड़ा है। लेकिन वो जितना जोर से चिल्लाता है, आसपास की भीड़ उसे उतनी ही अजीब नजरों से देखने लगती है। आखिर सबूत तो सबके सामने है, उसके इनकार करने से हकीकत नहीं बदलेगी। तीनों एनवॉयज उसकी तरफ एक नजर तक नहीं डालते और बस ऐलान करते हैं, काय, तुम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई होते हो। जैसे ही तुम प्लेटफॉर्म से नीचे उतरते हो, तुम्हारे ग्रुप के बाकी 6 लोग एक एक करके बाकी पपेट्स द्वारा बाहर कर दिए जाते हैं। इन दोनों नतीजों को एक साथ देखकर प्लाजा में मौजूद हर कोई अब पूरी तरह समझ चुका है, बात यह नहीं थी कि पपेट कमजोर था, बल्कि बात यह थी कि तुम्हारी ताकत सबसे परे थी। ग्रैंड एल्डर युन तुम्हें वापस आता देख अपनी हंसी और हैरानी नहीं रोक पाते और कहते हैं, बच्चे, तुम तो हर बार हद पार कर देते हो। तुम अपने आंखें घुमाते हुए मन में सोचते हो, ये किस तरह की तारीफ है। लेकिन उस पपेट के टूटने की वजह से नियमों में एक बार फिर बदलाव करना पड़ता है। ब्लैक हेड ऑनवॉय के पास अब कोई चारा नहीं है और वो ऐलान करता है कि बाकी बचे कम्बैट राउंड्स अब 6-6 के ग्रुप्स में होंगे। ये सुनकर भीड़ की नजरें फिर से तुम्हारी तरफ मुड़ जाती हैं। सिर्फ 2 राउंड्स में तुमने अपर सेक्ट को अपने नियम 2 बार बदलने पर मजबूर कर दिया है। पिछले सालों में ऐसा कुछ होना तो दूर, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ट्रायल धीरे धीरे अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ता है। तुम्हारे और ग्रिफिन के बाद डोंग फैमिली का सबसे बड़ा टैलेंट जेवियर डोंग भी अपने पपेट से क्रिस्टल निकालने में कामयाब रहता है और बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ता है। उसके बाद सेलिन और स्कारलेट यून समेत और भी कंपेटिटर्स ट्रायल क्लियर करते हैं। जब पहला स्टेज खत्म होता है तो कुल मिलाकर सिर्फ 9 लोग ही बचते हैं और उन 9 में से 3 यून फैमिली के हैं। ये नतीजा देखते ही प्लाजा की हर आंख यून फैमिली की तरफ टिक जाती है। आखिर इस बार सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरे 3 लोग क्वालिफाई हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सबको पता था कि युन फैमिली का तथाकथित टॉप प्रोडिजी मार्कस युन इस ट्रायल में आया ही नहीं है। अगर वो यहाँ होता तो युन फैमिली की गिनती और भी ज्यादा हो सकती थी। एक पल के लिए ग्रैंड एल्डर यन और परिवार के बाकी बड़े सदस्य गर्व से अपना सीना चौड़ा कर लेते हैं।
सालों बाद यन फैमिली को ऐसे मौके पर इतना गर्व महसूस हुआ था। जाहिर है, जहां कुछ लोग जश्न मना रहे थे, वहीं कुछ लोग नफरत की आग में जल रहे थे। सेकेंड एल्डर युन को ही देख लीजिए, उनकी बेटी स्कारलेट तो आगे बढ़ गई, लेकिन बाकी 2 लोग जो क्वालिफाई हुए वो कोई और नहीं बल्कि यू और सेलीन थे, यानी वही 2 लोग जिन्हें वो हारते हुए देखना चाहते थे। और जब वो मार्कस के बारे में सोचते हैं, जो अभी भी बिस्तर पर अपनी जान के लिए लड़ रहा है, तो उनका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। अगर ये जगह सही ना होती तो वो शायद अभी तुम पर हमला कर देते और जान लेने पर उतारू हो जाते। लेकिन ट्रायल अभी खत्म नहीं हुआ है। ब्लैक हेयर्ड एनवॉय फिर से पेविलियन से बोलता है, अब राउंड 2 का आखिरी स्टेज शुरू होगा, जो इस पूरे ट्रायल का सबसे बड़ा कॉम्बैट टेस्ट है। इसे पार करो और तुम स्काई सोल सेक्ट के ऑफिशियल डिसाइपल्स बन जाओगे। ये शब्द सुनते ही प्लेटफॉर्म के अंदर और बाहर तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच जाता है। आखिरी नतीजे अब बस आने ही वाले हैं। एनवॉय अपनी बात जारी रखता है, आप 9 लोग जो क्वालिफाई हुए हैं, कृपया प्लेटफॉर्म पर आएं। तुम और बाकी 8 लोग तेजी से प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह ले लेते हैं और एनवॉय जो अगला नियम बताता है, उसे सुनकर भीड़ की आंखों में एक चमक आ जाती है। ये आखिरी स्टेज एक फ्री फॉर ऑल मुकाबला होगा। तुम 9 के 9 एक दूसरे के दुश्मन हो। तुम्हारा इकलौता मकसद दूसरों को प्लेटफॉर्म से बाहर करना है। जो बाहर गिरा वो तुरंत बाहर हो जाएगा। आखिर में जो 5 लोग खड़े रहेंगे वही स्काई सोल सेक्ट के शिष्य बनेंगे। किसी को सोचने का मौका दिए बिना वो चिल्लाता है, शुरू करो। तुम 9 लोग एक पल के लिए ठिठकते हो, फिर लगभग एक साथ पीछे हटकर फैल जाते हो। हर कोई अच्छी तरह समझता है कि ये कोई दोस्ताना मुकाबला नहीं है। ये अपनी जगह पक्की करने की आखिरी जंग है और ये आर पार की लड़ाई है। 9 में से 4 लोगों का कटना तय है। और जैसे ही सब एक दूसरे को परखना शुरू करते हैं, एक ठंडी और चुभती हुई आवाज सबसे पहले गूंजती है। ग्रिफिन कहता है, मैं तुम्हें बेनकाब करने के मौके का कब से इंतजार कर रहा था। तुम धोखेबाज कचरे लो, मौका मिल गया। उसकी आंखों में जहर भरा है। वो तुम्हारी तरफ नफरत और जिद से देख रहा है, जिसे वो अब और नहीं रोक सकता। उसके शब्द अभी खत्म ही हुए थे कि स्कारलेट अपनी एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ बीच में बोल पड़ती है। वो कहती है, वाकई ये बहुत अच्छा मौका है। बोलते हुए वो जानबूझकर जेवियर की तरफ एक दिलकश मुस्कान फेंकती है और पूछती है, जेवियर, क्या तुम इस छोटे से धोखेबाज को प्लेटफॉर्म से बाहर फेंकने के लिए मेरे साथ टीम बनाना चाहोगे? जेवियर, जो स्वभाव से ही थोड़ा रंगीन मिजाज है, स्कारलेट की अदाओं के सामने खुद को रोक नहीं पाता, खासकर तब जब उसे इस बात से पहले ही जलन हो रही थी कि तुमने पहले 2 राउंड्स में कितनी सुर्खियां बटोरी। स्कारलेट के खुद न्योता देने पर वो हंसते हुए तुरंत मान जाता है। उसी समय उसके साथ खड़ा डोंग फैमिली का वो नौजवान भी आगे बढ़ता है। देखते ही देखते ग्रिफिन, स्कारलेट, जेवियर और वो डोंग फैमिली का लड़का, इन चारों ने तुम्हें घेर लिया है। ये नज़ारा देखकर भीड़ में एक बार फिर खलबली मच जाती है। आखिर ये चारों इस पूरे ट्रायल के सबसे ताकतवर खिलाड़ी हैं। अब इन चारों की नजरें तुम पर हैं और उनका मकसद साफ है, सब मिलकर तुम्हें सबसे पहले बाहर करेंगे। ये देखकर ग्रैंड एल्डर यून का चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। वो सेकंड एल्डर युन की तरफ ठंडी नजरों से देखते हुए कहते हैं, स्काई सोल सेक्ट के ट्रायल में अपनों के खिलाफ बाहर वालों से हाथ मिलाना। सेकंड एल्डर, क्या तुम और तुम्हारी बेटी अभी भी खुद को युन फैमिली का हिस्सा मानते हो? सेकंड एल्डर युन बस एक फीकी मुस्कान देता है, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। वो कहता है, ये तो आप कुछ ज्यादा ही कह रहे हैं। ग्रैंड एल्डर फ्री फॉर ऑल में हर कोई अपने लिए लड़ता है, और वैसे भी खुद मुखिया ने कहा है कि अगर ट्रायल के दौरान अपने कबीले का कोई सामने आ जाए तो भी पूरी ताकत से लड़ना है, कोई रहम नहीं दिखाना। ग्रैंड एल्डर कहते हैं, तुम बात को घुमा रहे हो। सेकंड एल्डर जवाब देता है, अगर आप इसे इसी तरह देखना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो जितनी बेपरवाही से बात को टालता है, ग्रैंड एल्डर का चेहरा उतना ही गहरा होता जाता है। लेकिन ऐसे माहौल में वो सीधे दखल नहीं दे सकते उधर पवेलियन पर। तीनों एनवॉयज भी इस नज़ारे को गौर से देख रहे हैं। ब्लैक हेड एनवॉय के पीछे खड़े 2 लोग इसे रोकने के लिए बोलने ही वाले होते हैं, लेकिन वो हाथ के इशारे से उन्हें मना कर देता है। वो कहता है, जरूरत नहीं है, इस बच्चे ने पहले 2 राउंड्स में अपनी असली ताकत नहीं दिखाई है। ये अच्छा मौका है देखने का कि इसमें वाकई कितना दम है। अगर ये वाकई नहीं संभाल पाया तो हम दखल दे सकते हैं, तब तक देर नहीं होगी। तो प्लेटफॉर्म पर हालात वैसे ही बने रहते हैं। ग्रिफिन सबसे पहले अपना सब्र खो देता है। एक ठंडी हुंकार के साथ उसके शरीर से सोल फोर्स का जबरदस्त धमाका होता है और उसके सिर के ऊपर एक नीला हरा बाज उभरता है, उसका सोल कंपेनियन एश्योर फैल्कन।
उस जीव के प्रकट होते ही भीड़ में एक बार फिर शोर मच जाता है। गोल्डन फैल्कन की वंशावली एक टियर 7 ब्लड लाइन सोल बीस्ट है, जो वाकई में एक प्रभावशाली बीस्ट टाइप सोल कंपेनियन है। इसके भविष्य की तरक्की एम्परर सोल रेम की ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। क्लाउड ड्राइवर सिटी की युवा पीढ़ी के बीच ऐसा सोल कंपेनियन होना वाकई बड़ी बात है। ग्रिफिन भीड़ की हैरानी का पूरा मजा ले रहा है। उसकी आंखों में घमंड साफ चमकता है और फिर वो अपने हाथ को एक पंजे की शक्ल में बदलकर तुम्हारी ओर झपटता है। उसके चारों ओर हवा तेज धार की तरह चलने लगती है। वो चिल्लाता है, मर जा ओ घटिया कचरे। तुम पहले ही अपनी हथेली में बिजली इकट्ठा कर चुके हो, उसका मुकाबला करने के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही ग्रिफिन का पंजा तुम्हारे करीब पहुंचता है, एक दुबली पतली आकृति तुमसे पहले सामने आ जाती है। एक जोरदार कड़कड़ाहट के साथ वो नीला हरा पंजा गहरे नीले रंग की लहरों वाली ताकत से टकराता है। प्लेटफॉर्म पर पानी और हवा का एक विस्फोट होता है और ऊर्जा के अनगिनत टुकड़े बिखर जाते हैं। उस टक्कर के असर से ग्रिफिन कई कदम पीछे जा गिरता है, जबकि जिसने उसे रोका था वो बस 2 कदम पीछे हटकर खुद को संभाल लेती है। तुम्हारे और ग्रिफिन के बीच सेलीन खड़ी है। तुम उसे देखते हो और तुम्हारा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल जाता है। वो तुम्हारी तरफ मुड़कर नहीं देखती, बस खामोशी से तुम्हारे आगे खड़ी रहती है। उसकी ठंडी निगाहें ग्रिफिन और उसके बगल में खड़े स्कारलेट और बाकी तीनों पर टिकी हैं। उसका इशारा साफ है, तुम्हें छूने का मतलब है पहले उसे पार करना होगा। ये देखकर तुम्हारे सीने में एक गर्माहट सी महसूस होती है। स्कारलेट ये सब देखकर और भी चिढ़ जाती है। वो तुरंत मीठी आवाज में हुक्म देती है, ज़ेवियर, चलो साथ में हमला करते हैं। ज़ेवियर फौरन हरकत में आता है। डोंग फैमिली का वो नौजवान भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। एक ही पल में सोल फोर्स की 3 धाराएं एक साथ फूटती हैं और 3 सोल कंपेनियंस एक एक करके सामने आ जाते हैं। स्कारलेट के पास एक सिल्वर विप है, वहीं ज़ेवियर का सोल कंपेनियन एक खूंखार भेड़िया है जो पूरी तरह आग की लपटों से घिरा है। ये ब्लेजिंग फ्लेम वुल्फ और डोंग फैमिली के नौजवान का काला नाग देखकर भीड़ में एक बार फिर हलचल मच जाती है। ज़ेवियर का ब्लेजिंग फ्लेम वुल्फ भी एक टियर -7 ब्लड लाइन सोल बीस्ट है, जो ग्रिफिन के अज्योर फैल्कन जितना ही ताकतवर है। स्कारलेट का विप टाइप सोल कंपेनियन और डोंग फैमिली का सरपेंट भी वाकई काबिले तारीफ है। ये सब देखकर सलीन के शरीर के चारों ओर उसकी गहरी नीली सोल फोर्स उमड़ने लगती है। वो भी लड़ाई में अपना सोल कंपेनियन बुलाने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार तुम हाथ बढ़ाकर उसे रोक देते हो। तुम एक हल्की मुस्कान के साथ सलीन की तरफ देखते हो। तुम कहते हो, बस ये कुछ आवारा कुत्ते ही तो हैं, इन्हें मैं अकेले संभाल लूंगा। तुम्हारी ये बात उन चारों को आग बबूला कर देती है। ग्रिफिन गुस्से में दहाड़ता है। उसके दोनों पंजे तेज हवाओं से घिरे हैं और वो तुम्हारी ओर झपटता है। ज़ेवियर की आंखें गुस्से से काली पड़ जाती हैं और उसका ब्लेजिंग फ्लेम वुल्फ एक जोरदार दहाड़ के साथ अपना आग उगलता मुक्का आगे बढ़ाता है। पल भर बाद ही स्कारलेट की सिल्वर विप हवा को चीरते हुए आती है और साथ ही डोंग फैमिली के नौजवान का ब्लैक सरपेंट भी हमला बोल देता है। चारों तरफ से ये हमले लगभग एक साथ तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं और तुम बस धीरे से अपनी मुट्ठी बंद करते हो। तुम्हारी हथेली से सुनहरी बिजली निकलने लगती है, जो देखते ही देखते तुम्हारे पूरे हाथ को अपनी चपेट में ले लेती है। फिर तुम अपनी नजरें उठाकर उन चारों की ओर देखते हो और बड़े शांत लहजे में कहते हो, तुम चारों के लिए। तुम एक पल के लिए रुकते हो। तुम्हारे होठों पर एक हल्की मुस्कान है। बस एक मुक्का ही काफी है। जैसे ही तुम्हारे मुंह से आखिरी शब्द निकलता है, तुम्हारी बिजली से भरी मुट्ठी आगे बढ़ती है। उस टक्कर की गूंज पूरे मैदान में एक जोरदार धमाके के साथ सुनाई देती है। बिजली, हवा, आग, नाग और कोड़ा, 5 ताकतें मंच के बीचों बीच टकराती हैं, जिससे एक ऐसी शॉक वेव निकलती है जो आसपास के दर्शकों का संतुलन बिगाड़ देती है। लेकिन यह मुकाबला बस कुछ ही पलों का था। अगले ही पल सबसे पहले एज़ोर फैल्कन चकनाचूर हो जाता है। उसके तुरंत बाद ब्लेजिंग फ्लेम वुल्फ ढेर हो जाता है, कोड़े की रफ्तार थम जाती है और ब्लैक सर्पेंट धुएं में बदल जाता है। तुम्हारी बिजली के सामने वो चारों सोल कंपेनियंस एक एक करके बिखर जाते हैं। उन्हें संभलने का एक मौका तक नहीं मिलता और तुम्हारे उस एक मुक्के की बची हुई ताकत एक गरजते हुए तूफान की तरह आगे बढ़ती है। धड़ाक 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 धड़ाक। वो चारों लगभग एक ही पल में हवा में उड़ जाते हैं और मंच के किनारे से दूर जाकर गिरते हैं। उस पल के लिए जैसे पूरे मैदान में सन्नाटा पसर जाता है। हर कोई दंग होकर मंच के बीचों बीच खड़े उस शख्स को देख रहा है
जो अब भी सुनहरी बिजली से घिरा हुआ है। सबकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ हैरानी है। तुम जीत चुके हो, और ये जीत ऐसी है जिस पर कोई शक नहीं किया जा सकता। ग्रिफिन, जेवियर, स्कारलेट और डोंग फैमिली का वो नौजवान, क्लाउड ड्राइवर सिटी के 4 सबसे होनहार दिग्गज तुम्हारी एक ही मार से धराशायी हो गए। थोड़ी देर बाद भीड़ का शोर किसी सैलाब की तरह फूट पड़ता है। नामुमकिन, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। जाहिर है सबसे पहले लिन फैमिली, डोंग फैमिली और सेकंड एल्डर यान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ग्रिफिन और जेवियर, एक लिन फैमिली का सबसे बड़ा योद्धा और दूसरा डोंग फैमिली का हीरा, साथ में स्कारलेट और बाकी सब। आखिर तुम्हारे एक मुक्के ने उनका ये हाल कैसे कर दिया? लेकिन जैसे ही वे मंच के किनारे पहुंचकर उन चारों को देखते हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वे चारों अब लगभग पूरी तरह झुलस चुके हैं। हमले का असर इतना गहरा था कि जैसे आसमान से गिरी बिजली ने उन्हें सिर से पांव तक जलाकर रख दिया हो। उन्हें पहचानना भी मुश्किल है। अगर उनकी आखिरी सांसें ना चल रही होती तो वे अब तक मर चुके होते। स्टर्लिंग लिन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और डोंग फैमिली भी उतनी ही हैरान और आग बबूला है। वहीं सेकंड एल्डर यून का पूरा शरीर कांप रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। तुम उनकी तरफ मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझते। तुम्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि उन्हें कितनी गहरी चोट आई है। तुम्हारी और लिन फैमिली की दुश्मनी तो अब आर पार की हो चुकी है। स्कारलेट से तो तुम्हें वैसे भी हिसाब बराबर करना ही था। रही बात जेवियर और उस दूसरे लड़के की, तो जिस पल उन्होंने तुम्हारा रास्ता रोका वे तुम्हारी नजरों में दुश्मन बन गए। और दुश्मन पर रहम कैसा? इसी बीच स्टर्लिंग लिन अपना आपा खो देता है। वो चिल्लाता है, ओ नीच जानवर, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस गुस्से भरी दहाड़ के साथ उसके चारों ओर नीली और हरी सोल फोर्स फटने लगती है। उसके सिर के ऊपर ग्रिफिन के एज्योर फैल्कन से दुगना बड़ा एक सोल कंपेनियन प्रकट होता है। साफ है कि उसे अब किसी नियम कायदे की परवाह नहीं है, और ना ही वो वहां मौजूद स्काई सोल सेक्ट के दूतों से डरता है। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल है, तुम्हें खत्म करना। ग्रैंड एल्डर यून का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है और वो तुरंत मंच की ओर दौड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऊंचे मंडप से तीनों दूत एक साथ चिल्लाते हैं, रुक जाओ! लेकिन स्टर्लिंग लिन उनकी बात अनसुनी कर देता है और बेतहाशा गुस्से में आगे बढ़ता है। उसके दोनों पंजे एक बाज के नाखूनों की तरह सीधे तुम्हारी गर्दन की ओर बढ़ रहे हैं। सेलिना का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो चिल्लाकर तुम्हें आगाह करती है, संभल कर। स्टर्लिंग लिन के इस पागलपन को देखकर तुम्हारी नजरें भी गहरी हो जाती हैं। तुम पीछे नहीं हटते, बल्कि अपनी सारी बिजली और सोल फोर्स को एक जगह इकट्ठा करते हो और एक मुक्के के साथ उसका सामना करते हो। द थंडर सोल फिस्ट। धमाका, मुक्का और पंजे आपस में टकराते हैं। मंच के बीच में एक बार फिर बिजली और हवा का जोरदार विस्फोट होता है, जिसका दायरा इस बार पहले से भी कहीं बड़ा है। मंच पर मौजूद बाकी 3 प्रतियोगी तो संभल भी नहीं पाते और उस शॉकवेव के झटके से उड़कर बाहर जा गिरते हैं। तुम्हारे पीछे खड़ी सेलिन को तुम्हारे शरीर ने ढाल बनकर बचा लिया, जिससे वो गंभीर चोट से बच गई। लेकिन इस वक्त उसके पास अपने बारे में सोचने का समय नहीं है, क्योंकि वो फटी आंखों से उस टक्कर का नतीजा देख रही है। पीछे हटने वाला शख्स तुम नहीं बल्कि स्टर्लिंग लिन है। वो लड़खड़ाते हुए मंच के बिल्कुल किनारे तक चला जाता है और बड़ी मुश्किल से खुद को संभालता है। उसका चेहरा यकीन न कर पाने वाली हैरानी से जम गया है। दूसरी तरफ तुम बस थोड़ा सा डगमगाते हो और फिर से मजबूती से खड़े हो जाते हो। ये नज़ारा पूरी भीड़ को एक बार फिर सुनकर देता है। वो स्टर्लिंग लिन है, लिन फैमिली का ग्रैंड एल्डर, एक असली सोल सॉवरेन रेल्म का ताकतवर योद्धा। तुमने उससे सीधे टक्कर ली और ना सिर्फ अपनी जगह पर डटे रहे, बल्कि उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यहां तक कि मंच की ओर बढ़ते हुए ग्रैंड एल्डर यान के कदम भी वही थम जाते हैं। जाहिर है उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने ताकतवर हो चुके हो। और जैसे ही भीड़ में हैरानी की लहर दौड़ती है, अचानक मंडप से एक और भी भयानक मौजूदगी का एहसास होता है। बस बहुत हुआ। काले बालों वाला दूत आखिरकार अपना आपा खो देता है। एक ठंडी आवाज में चिल्लाते हुए वो अपना हाथ उठाता है और सोल फोर्स की एक लहर बिजली की तरह नीचे गिरती है। स्टर्लिंग लिन वो बचने का मौका तक नहीं मिलता और वो सीधे उसकी चपेट में आ जाता है। उसका शरीर पीछे की ओर फिंक जाता है और मैदान के किनारे पत्थर की दीवार से जा टकराता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। इस पल में पूरे मैदान में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि हर कोई उस खौफनाक दबाव को महसूस कर सकता है जो सोल सॉवरेन रेल्म की सोच से भी परे हैं।
एम्परर सोल रेल्म। ये काले बालों वाला दूत जो अब तक इतना शांत और सरल दिख रहा था, असल में एक असली एम्परर सोल रेल्म का योद्धा है। यहां तक कि तुम भी अपनी सांसें रोक लेते हो, क्योंकि उस दबाव के नीचे तुम्हारे शरीर में दौड़ रही सोल फोर्स भी एक पल के लिए थम सी गई है। थंडर गॉड फिजिक जागने के बाद ये पहली बार है जब तुमने इतना भारी दबाव महसूस किया है। काले बालों वाला दूत भीड़ पर एक ठंडी नजर डालता है और आखिर में उसकी नजरें लिन फैमिली पर टिक जाती हैं। वो कहता है, हमारे सेक्ट के सिलेक्शन ट्रायल में दखल देने के लिए सरेआम हमला करना एक ऐसा गुनाह है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। आज से लिन फैमिली से जुड़े किसी भी व्यक्ति को स्काई सोल के किसी भी सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने से हमेशा के लिए रोक दिया जाता है और स्काई सोल सेक्ट कभी भी लिन फैमिली के किसी सदस्य को अपना शिष्य नहीं बनाएगा। ये घोषणा किसी बिजली के कड़कने जैसी थी। लिन फैमिली के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगती हैं, क्योंकि इस फैसले ने उनके पूरे खानदान के सुनहरे भविष्य के रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। वहीं डोंग फैमिली, जो कुछ देर पहले तक गुस्से में थी, अब पूरी तरह खामोश है। उनकी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। आखिर एक एम्परर सोल रियल्म के योद्धा की एक बात ही उनके जैसे छोटे खानदान की किस्मत का फैसला करने के लिए काफी है। इतना कहने के बाद काले बालों वाला दूत अपनी नजरें तुम्हारी ओर घुमाता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई कड़वाहट नहीं है, बल्कि एक ऐसी चमक है जिसे वो छिपा नहीं पा रहा, जैसे वो किसी अनमोल खजाने को देख रहा हो। वो इतनी गहराई से तुम्हें देख रहा है कि तुम्हें थोड़ा अजीब लगने लगता है और तुम अनजाने में थोड़ा पीछे हट जाते हो। तभी वो दूत जोर से ऐलान करता है, तुम पांचों को बहुत बहुत बधाई, तुमने इस सिलेक्शन ट्रायल को पार कर लिया है। बोलते हुए वो हाथ हिलाता है और सोल फोर्स में लिपटे 5 लकड़ी के सुंदर टोकन्स तुम्हारे, सेलीन और उन 3 अन्य प्रतियोगियों के सामने आकर गिरते हैं। वे तीनों तो पहले ही धमाके से मंच से नीचे गिर चुके थे और उन्हें डर था कि वे बाहर हो गए हैं। अब अपने टोकन्स पाकर वे एक पल के लिए ठिठक जाते हैं और फिर खुशी से झूम उठते हैं। साफ है कि स्काई सोल सेक्ट ने स्टर्लिंग के हमले की वजह से नतीजों में कोई बदलाव नहीं किया। आखिर जिस पल तुम्हारे मुक्के ने ग्रिफिन के गुट को धूल चटाई थी, उसी पल आखिरी 5 के नाम तय हो चुके थे। और उन तीनों प्रतियोगियों के मन में एक अजीब सी कश्मकश है, क्योंकि वे गहराई से जानते हैं कि ये टोकन उन्होंने अपनी ताकत से नहीं जीता है, बल्कि इसलिए जीता है क्योंकि तुम्हारे एक मुक्के ने ग्रिफिन और उसके साथियों का सफाया कर दिया था। और इसी वजह से जब वे अब तुम्हारी ओर देखते हैं तो उनकी आंखों में शुक्रगुजारी की एक झलक साफ दिखाई देती है। पूरे मैदान में मौजूद हजारों लोग तुम पांचों को जलन और हसरत भरी नजरों से देख रहे हैं। इस पल से तुम क्लाउड ड्राइवर सिटी के किसी छोटे परिवार या गुट के मामूली युवा नहीं रहे। अब तुम वाकई स्काई सोल सेक्ट के शिष्य बन चुके हो। एक बड़े सेक्ट में शामिल होने का मतलब है एक ऐसी दहलीज को पार करना जहां से तुम्हारी इज्जत, रुतबा और ताकत सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। अब सोल सॉवरेन रेल्म कोई दूर का सपना नहीं लगता, और शायद किसी दिन और भी ऊंचे मुकाम पर पहुंचकर इस काले बालों वाले दूत की तरह एक एम्परर सोल रेल्म योद्धा बनना भी अब नामुमकिन नहीं है। आज का मिशन पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस है। इस वीडियो के लिए टारगेट सेट किया गया है पूरे 10,000 लाइक्स का। अगर ये स्टोरी वाकई आपको रोमांचित कर रही है और हर एपिसोड के साथ आपका हाइप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रहा है, तो अभी लाइक बटन पर अटैक कर दीजिए और इस टारगेट को हासिल करके दिखाइए। आपका हर एक लाइक इस सीरीज की ताकत को बढ़ाता है और साबित करता है कि आप इस जर्नी के असली सपोर्टर हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो पहले से कहीं ज्यादा क्रेजी और अनएक्सपेक्टेड होगा। अगर एक भी एपिसोड मिस हुआ तो पूरी कहानी का गेम ही बदल जाएगा। अब बारी है आज के स्पेशल मिशन की। हर इंसान इस वीडियो को 3 बार हाइप कर सकता है। आपके पास पूरे 3x3 हाइप पॉइंट्स मौजूद हैं, तो बिना देर किए इन पॉइंट्स को इस्तेमाल करें और इन्हें फुल कर दें, क्योंकि यही चीज तय करेगी कि अगला एपिसोड किस बड़े लेवल पर आने वाला है। हर एपिसोड के पीछे घंटों की मेहनत छिपी है। कहानी को इस मुकाम तक लाने में पूरी एनर्जी और वक्त झोंक दिया जाता है। अगर आपका सपोर्ट इसी तरह फुल पावर में बना रहा तो ये सीरीज और भी ज्यादा इंटेंस और सिनेमैटिक होती जाएगी। लेकिन अगर रिस्पॉन्स कमजोर पड़ा तो मुमकिन है कि आगे के एपिसोड्स सिर्फ मेंबर्स तक ही महदूद रह जाएं। इसलिए बिना वक्त जाया किए 10,000 लाइक्स कंप्लीट करें, अपने 3x3 हाई पॉइंट्स को फिनिश करें और कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें मिशन कंप्लीट। याद रहे, ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि हमारी पूरी कम्युनिटी की ताकत है।